पेपर का क्वेश्चन आता है, उसका जो उसके जो वेटेज होते हैं और या जो मार्क्स है, उस उन सभी चीज़ों के बारे में एक आइडिया तो बेसिक ओवरऑल आपको होगा ही, सर आपको पहले दे चुके होंगे। तो आज का जो क्लास का पर्पस है वो बेसिकली ये है कि जो निबंध है आता है उसको हम कैसे टैकल करें, उसको लिखे कैसे, उसमें लिखने में आपको जो प्रॉब्लम आती है उनको हम कैसे सॉल्व करें धीरे, या हम लिखे तो लिखना कैसे शुरू करें, जो सब्जेक्ट हमारे पास है उसका कैसे चयन करें, उसका क्या अर्थ निकालें और उसके कितने डायमेंशन यानी उसके आयाम को कितना विस्तार करें, इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो क्योंकि आपको ओवरऑल एक ऐसे का एक बेसिक आइडिया तो है ही है कि ऐसे किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन चीजों के बारे में। तो हम उन चीजों पे ना जाके सीधे हम ऐसे लिखने के दौरान जो चुनौतियां आपको सामना करना होता है उस पे बात करते हैं। और ये जो मुख्य रूप से है वो ऐसे विषय जो अमूर्त रूप से पूछे जाते हैं, क्योंकि मूर्त मूर्त का मतलब होता है जो सब्जेक्टिव, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जिसमें आप फैक्ट है, डेटा है, कुछ कॉन्सेप्ट है, उन चीजों का इस्तेमाल करके ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कभी कोई पूछता है कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कोई, या उसके संबंध में कोई ऐसे ऐसे आ गए, तो उससे आप, या फिर भारत में कृषि से संबंधित समस्याओं से संबंधित कोई क्वेश्चन आ गया, तो इन ऐसे को लिखने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज है कि जो वर्तमान में डेटा है, फैक्ट है, जो प्रॉब्लम है, और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन या समाधान सरकार के द्वारा या जनता के द्वारा या किसानों के द्वारा या अलग अलग जरिए से जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उन चीजों के बारे में हम लिखते हैं। और कुछ इनोवेटिव या एक नवाचार के बारे में भी हम उसमें बताते हैं। तो वो डेटा, फैक्ट या आप जो खबरें पढ़ते हैं उनसे लिख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो सबसे स्कोरिंग चीजें होती है, वो होता है अमूर्त एक मिनट, हाँ, वो होता है अमूर्त। ये ऐसे उसमें अमूर्त का मतलब होता है कि एक आपको कथन दिया होता है, उस कथन का एक कोई अर्थ होता है। हाँ, ये चीजें हैं कि कई ऐसे कथन होते हैं जिसके कई सारे अर्थ होते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि जो कथन दिया गया उससे संबंधित आप अर्थ निकालिए, उसके बारे में आप जितनी सोच सकते हैं, आपकी कल्पना, यानी आपने आपकी जो सोचने की तार्किक क्षमता है, उस तार्किक क्षमता का अच्छे से एक तरह से ये चीज हो सकता है कि मूर्त विषय हो सकता होगा, उसमें सभी बच्चों का लिखने का एक ही पैटर्न होगा, उसमें सभी बच्चों का डेटा फैक्ट लगभग लगभग सिमिलर होगा, क्योंकि वो वही चीजें पढ़ते हैं सब्जेक्ट में। लेकिन अमूर्त विषय है, ऐसा हो सकता है कि एक ही टॉपिक पे दो बच्चे लिखे और दोनों का ऐसे बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों का ऐसे उसके बावजूद भी सही होगा, क्योंकि वो आपकी कल्पना, आपकी सोचने की क्षमता अलग है। आपने उसी विषय को अलग आधार बनाकर सोचा, दूसरे बच्चे ने उसी विषय को अलग आधार बना के सोचा। तो आज का बेसिक जो निबंध का क्लास होगा, ये बेसिक इसी पे होगा कि आप अपनी सोचने की क्षमता का विकास कैसे कर सकते हैं, किसी विषय को है उसको समझने की प्रक्रिया क्या है, आप कैसे उसको समझेंगे, उसके बारे में कैसे लिखेंगे। तो इन चीजों पे हम बात करेंगे आज, है ना? तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कोई भी ऐसे होता है अमूर्त विषय, या कोई भी, आप जनरली हम मूर्त और अमूर्त दोनों सब्जेक्ट पर बात करते हैं, कहीं कहीं हम वो ऐसे को भी देखेंगे कि उसको कैसे समझा जाता है, उसको कैसे लिखा जाता है, इन सारी चीजों के बारे में। तो लिखने की प्रक्रिया में, और जो उसमें जो चुनौतियां होती है ना, सबसे बड़ी जो चुनौती होती है कि हमें लिखना होता है, तो उस लिखने में कि हम कैसे लिखें, कैसे है वो, कैसे क्या कह रहा है, हम उसके बारे में समझ ही नहीं पाते। या फिर उसके जो आयाम है उसको हम कैसे उसके आयाम को बढ़ाएं, उस किस किस तरह के आयाम का विस्तार करें, उसके पक्ष में किस तरह के पॉइंट लिखे, उसके विपक्ष में किस तरह का पॉइंट लिखे। तो इन सारे मुद्दों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा जो ऐसे देता है, जैसे अभी जामिया से में या यूपीएससी की बात करते हैं डायरेक्टली, कि यूपीएससी में क्या है कि दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी चार कुछ ऐसे होते हैं और बी में भी चार होते हैं, उनमें से आपको एक एक लिखने होते हैं, है ना? तो इन चीजों को समझेंगे कि क्या लिखना होगा। आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो? ओके। जी सर, ठीक आ है, रही है आवाज। ठीक, ओके ओके, मुझे लगा कुछ उधर से आवाज आ रही थी इस वजह से। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम पढ़ेंगे ना, तो ऐसे में ये समझिए कि यूपीएससी हो या जामिया आरसी हो, कोई भी एक अगर एक डॉट देता है ना, डॉट या एक कोमा दे रहा है या कुछ भी दे रहा है, तो उसका भी एक अर्थ होता है। तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है ना? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शब्दों को, या जो आपके पास जो विषय दिए गए हैं, जो भी वाक्य से कथन है, उसको सबसे पहले बारीकी से पढ़ना और उस बारीकी को अच्छे से समझना।
उसके लिए है शब्दों पे ध्यान दें। जैसे कई बार ऐसे में लिखा रहता है केवल, है ना, भी या ही, मतलब इंग्लिश में तो ओनली लिखा रहता है, लेकिन हिंदी में ओनली का कई अर्थ होता है, ही होता है, सिर्फ होता है, या कई बार मात्र दे देता है। तो एक ही इंग्लिश में सिर्फ ओनली रहेगा, लेकिन हिंदी में कई बार ऐसा होता है कि जब सिर्फ होता है या मात्र, हम इसका प्रैक्टिस करके जाते हैं क्योंकि दिख जाता है। कई बार ही जैसे शब्द होते हैं ना, वो मिस कर जाते हैं पढ़ने के दौरान। और आपको जैसे कि बताया गया कि इससे में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक लाइन का ही मैक्सिमम रहता है, मैक्सिमम 2 लाइन का रहता है निबंध का कोई भी होता है। इसलिए उसको आपको एक बार, 2 बार, यहाँ से 3-4 बार आपको पढ़ना चाहिए, आराम आराम से पढ़िए। दूसरा है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ऐसा है कि शब्द के जो आयाम है ना, उसको अच्छे से समझना कि वो शब्द है वो क्या कहते हैं। जैसे आयाम के लिए सबसे अच्छा हम अभी एक ये करेंगे, उसका विस्तार कैसे करेंगे। एक यूपीएससी में क्वेश्चन, यूपीएससी का ये है, अच्छे अच्छे पड़ोसी बना, यानी अगर बाढ़ अच्छा हो तो वो एक अच्छा पड़ोसी बनाएगा। यहाँ देखिए, यूपीएससी सिर्फ इतना ही ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसका अर्थ आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये आज के जो सेशन रहेगा इसमें हम चाहेंगे कि आप भी पार्टिसिपेट करें, ताकि आपको भी एक सोचने की सही डेवलप हो, आप चीजों को समझ पाए। तो यहाँ 2 चीजें इंपॉर्टेंट, 3 चीजें जो है वो इसमें दिख रहा है। पहला है, एक है बाढ़, बाढ़ जैसा शब्द, सर आपकी एक वॉइस बाढ़ है, ब्रेक हो रही है। दूसरा पड़ोसी है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज आ रही, 1 मिनट। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। 1 मिनट। ये फिर आ रही है। जब सर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? ओके, यस ठीक है ठीक है। ये सर तो यहाँ देखिए, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है इसके कथन में या इस ऐसे में। एक है अच्छी, मतलब अच्छे का मतलब आप अच्छे सेंस में ले सकते हैं, पॉजिटिव सेंस का इसका कहने का मतलब। दूसरा है बाढ़, और तीसरा है पड़ोसी। बाढ़ का एक जनरल मीनिंग है, वो सबको पता है जनरली। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट में है ना, इसमें चुनना है वो पड़ोसी। अब पड़ोसी का क्या अर्थ है? अब यहाँ कुछ सर का आवाज फिर से विस्तार, गड़बड़। आयाम, आयाम का विस्तार करना। आवाज का इशू हो रहा है? ये सर फिर यस से सर। चली गई थी। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ नेटवर्क का रही इशू है। हाँ, बैकग्राउंड का आवाज ज्यादा है, है। थोड़ा नेटवर्क का इशू है। 1 मिनट आप मुझे टाइम नो दीजिए, सर सही है। 1 मिनट मुझे वॉइस टाइम ब्रेक दीजिए। हो रही है आपकी। गाइस अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है ना? कल आएंगे 2 बजे। सर एक क्वेश्चन था, पूछो। तनवीर सर एक क्वेश्चन था मेरा, पूछो आपसे। हाँ पूछो। सर शीट आपने नहीं करी अभी तक। हाँ बाबू। हिंदी मीडियम की आंसर शीट जो मॉक टेस्ट हुआ है उसकी आंसर शीट सेंड कर दे तो हम लोग इवैल्यूएशन हाँ कर हाँ लें। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आंसर की दूंगा हिंदी का, टेंशन मत लो, उसी पे काम चल रहा है अभी।
अब आवाज जा रही है मेरी? हेलो। यस सर आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थे कि ये पहला आयाम था। ये जो क्वेश्चन है उसमें ये था आयाम, है ना? तो आप खुद सोचिए, इसमें इंपॉर्टेंट है वो पड़ोसी। पड़ोसी का क्या अर्थ है? आप में से खुद भी कोई बताइए। सर जो हमारे और- आसपास रहते हैं। एग्जैक्टली, अच्छी चीज है ये। आसपास कोई भी हो सकता है, आपके परिवार है ना, फैमिली है। और कोई बताइए पड़ोसी का क्या अर्थ है? हमारी हमारे neighbor दोस्त country। को। ठीक है, दोस्त है आपके, वो भी पड़ोसी हैं। और बताइए कोई। सर हमारे हमारे पड़ोसी देश। बहुत अच्छी बात है, पड़ोसी देश है। और बताएं। सर हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, सब हमारे पड़ोसी हैं, चाहे पर्यावरण हो, जलवायु हो, देश हो, कुछ गुड, भी हो। वेरी गुड। ये पर्यावरण, मनुष्य और पर्यावरण, ये भी पड़ोसी है ना? तो ये सोचने का आयाम है, डायमेंशन है पर्यावरण। और बताइए कोई। हमारे बगल में सर, हमारे बगल में ग्रह हैं या हमारे बगल में जो गैलेक्सीज हैं। हाँ ठीक है, अभी उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। क्योंकि इसमें इसलिए डायमेंशन पूछ रहे हैं क्योंकि आपको लिखना होगा उसमें बहुत सारा। तो गैलेक्सी भी ठीक है, अगर मुझे जानकारी होगी हमें भविष्य में, और तो हम वो भी हमारे पड़ोसी ही हैं एक तरह से। डिजिटल नॉलेज, हमारी डिजिटल नॉलेज वो भी हमारी हाँ पड़ोसी है। हमारी चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब। ठीक है। अब देखिए, इसमें सोचने का एक तरीका बताते हैं आपको, आप लोगों को, है ना? इस सोचने का एक अच्छा तरीका है कि सबसे पहले ना, मतलब शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। जस्ट अ वेट। एक ये होता है, जैसे हम कहते हैं सबसे पहले शुरू कीजिए व्यक्तिगत स्तर पे, है ना? व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत स्तर पे मतलब एक इंसान के अंदर खुद पड़ोसी क्या होता है? एक इंसान के अंतर्गत पड़ोसी पड़ोसी होता है उसका बुद्धि, विवेक और मन। बुद्धि यानी विवेक और मन दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मन कहता है कि जो भी है वो कर लेते हैं, जैसे अभी पढ़ने का मन है, नहीं मतलब मन हो रहा है कि घूमने का है, लेकिन बुद्धि कह रहा नहीं, एग्जाम है, 4-5 दिनों में एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। तो ये भी एक पड़ोसी है, बुद्धि और मन। अब व्यक्तिगत स्तर पे आइए तो दूसरा आएगा किसके स्तर पे? परिवार के स्तर पे, है ना? इस परिवार के स्तर पे। तीसरा आएगा समाज के स्तर पे। अब समाज के स्तर पे किस तरह के पड़ोसी होंगे, है ना? संस्कृति का अलगाव है, खान पान का अलगाव है। कैसे कैसे कहते हैं कि ये साउथ इंडियन है, या फिर आप किसी तरह से भी ले सकते हैं, हिंदू है या मुस्लिम है, ये भी एक दूसरे से, उनका जो कल्चर है वो अलग है, तो ये भी एक दूसरे के तहजीब के साथ रह रहे हैं, तो ये भी एक तरह से पड़ोसी है समाज। उसके बाद क्या होगा? समाज से बड़ा एंटिटी क्या है बताइए? खुद आप लोग ही पार्टिसिपेट कीजिएगा और आप लोग को ही बताना है। ऐसे का ऐसा पर्पस नहीं कि हम एक तरफा बोल के चले जाए, बता के चले जाए। फिर समाज के बाद देश होगा, है ना? देश के बाद आप विश्व क्या होगा। हो सकता है बताइए? विश्व। हाँ ठीक है, विश्व का हो सकता है। आगे जैसे कि एक ने बताया कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि विश्व के आगे भी ब्रह्मांड में ऐसे हो सकते हैं जो मनुष्य के जैसी कोई जीवित प्राणी हो, या मनुष्य से लगभग मिलता जुलता हो, या मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान हो, लेकिन चूंकि वो अभी उनके बारे में जानकारी है नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते। बस इम्पोर्टेंट ये है कि आयाम, है ना? देश के तो अगर हम इसके आदि को अगर हम पड़ोसी के आयाम को अगर ढूंढ लेंगे तो लिखना बहुत आसान होता है। पहले लिखेंगे यहीं पे मन और बुद्धि को लेकर के, यानी विवेक और एक विवेक रहेगा, बुद्धि रहेगा, और दूसरा मन रहेगा। तो उसके द्वंद को भी हम लिखेंगे, क्योंकि पड़ोसी का जनरली पड़ोसी का अर्थ होता है द्वंद। पड़ोसी का यही अर्थ होता है। पड़ोसी का अर्थ है मतलब कि हमारे घर और आपके घर के बीच एक बाउंड्री है, इसमें से कुछ विशेषता हमारी अलग है और आपकी भी कुछ अलग विशेषताएं हैं, उसके बावजूद हम साथ रह रहे हैं। तो मन और बुद्धि एक व्यक्ति का ही पार्ट है, लेकिन उनमें कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। बुद्धि है वो तथ्य और यथार्थवादी परिकल्पना पर आधारित है। मन जो है वो थोड़ा भावनात्मक चीजों पे भावनात्मक निर्णय लेने के लिए करता है, उकसाता है। तो ये चीजें हमें देखना है। तो अगर हम इसके आयाम को ढूंढ लेंगे ना, तो हम चीजों को ऐसे को लिख लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 लगभग 6-7 आयाम हमें यहाँ मिल गया। 6-7 आयाम को अगर हम आधा आधा पैराग्राफ लिखे तो 3 पेज हमारा यहीं पे हो जाएगा।
तो कंटेंट की कमी नहीं होगी, बस ये है कि समझना कैसे। दूसरा है ये समय और भौगोलिक सीमा का विस्तार। हमने इसमें सिर्फ नेबर्स के ऊपर ही क्यों सोचा, फेंस वगैरह के ऊपर क्यों नहीं सोचा? किस पे? जैसे आप हमसे कह रहे हैं कि हमें नेबर जो है इसमें एक हाईलाइट हो रहा है वर्ड, तो उसकी डायमेंशन हमने जैसे ये लिया है सेल्फ, फैमिली वगैरह, इसको जैसे परिवार लिया है, दोस्त लिया है, देश वगैरह, तो हमने सिर्फ पड़ोसी ही क्यों लिया, बाढ़ और दूसरी चीजें क्यों नहीं ली? वह नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बाढ़ क्यों नहीं लिए। वजह है कि सिर्फ अभी हम यहाँ पे क्या बताए, पड़ोसी का आयाम ले पूछ रहे थे आपसे। जो आपसे पूछा गया सिर्फ आपका पड़ोसी का डायमेंशन पूछा गया कि पड़ोसी के कितने डायमेंशन हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये निबंध इतना ही है। आपका कहना ठीक है कि हमने बाढ़ का क्यों नहीं लिया। मेरा कहने का ये मतलब कि हम जो आपसे भी पूछे, ये पड़ोसी का ही डायमेंशन पूछा जा रहा है आपसे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और ये बाढ़ की बात, हाँ बताइए बताइए। ये सर इन मतलब ऐसे में ऐसे के टॉपिक में हमें जो मेन वर्ड है वो कैसे मतलब हम समझेंगे कि जैसे इसमें पड़ोसी में लिया, अब जैसे अब दूसरे कोई एग्जांपल देके बता दीजिए कि उसमें हम किस तरह से समझें कि इसमें मेन वर्ड ये है और इसके ऊपर हमें फिर डायमेंशन सोचनी है। ठीक है, वो ये चीजें अभी शुरू ही हुआ है। आप थोड़ा एक दो आगे जाइए, एक दो जैसे आपको मिलेगा वहां खुद आइडेंटिफाई करना आपको बताएंगे। आप लोग को खुद ही बताएंगे कि आप आइडेंटिफाई करें, है ना। तो उस समय ओके सर। आपको पता चलेगा। थोड़ा सा भी शुरू करते हैं, है ना। पड़ोसी का है, आप बाढ़ के बारे में कह रही हैं, तो बाढ़ का ये मतलब है कि चूंकि ऐसे के बारे में बहुत डिटेल, ऐसे लिखने का तरीका बताया जा रहा है, ऐसे लिख के नहीं बताया जा रहा है। इसमें आपको थोड़ा अंतर समझना होगा, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि विषय को, अर्थ को समझना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम विषय के अर्थ को समझ लिए, ठीक है, कि अच्छी बाढ़ है, अच्छी पड़ोसी बनाते हैं, या यूपीएससी का ही कोई अच्छा सा निबंध ले लेंगे, उसमें से अगर हमको कुछ ढूंढना हो तो उसमें क्या करना है कि उस विषय से जुड़े जितने बिंदु हैं उसको ढूंढना है हमें। कि भाई ढूंढना है तो ढूंढने का क्या तरीका हो सकता है हमारा। ढूंढने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो एक डायमेंशन जो खोजने का एक अच्छा तरीका है, उसमें यह है कि आप खुद से प्रश्न कीजिए चीजों को लेकर के किसी आधार पे। इसमें जनरली जो आप पढ़ते हैं कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन और कैसे, इन बिंदुओं के आधार पे अपने आंसर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। यहाँ इसके आधार पे आपको एक डायमेंशन मिलता जाएगा चीजों को लेकर के। हम आगे इस चीज को बताएंगे भी, है ना। अब विषय से जुड़े बिंदु को खोजना है, तो उसमें एक है कि जब ढूंढिए कोई भी सब्जेक्ट को लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि अच्छे बाढ़ है, अच्छे पड़ोसी बनाते हैं, ये तो इसका पक्ष वाला हो गया। यह चीजें समझ में आ रही है अभी तक। अब इसका विपक्ष भी हो सकता है कि अच्छे बाढ़ जरूरी नहीं कि अच्छे पड़ोसी बनाते हो, ये विपक्ष में होगा। ये चीजें समझ रहे हैं आप लोग? बाढ़ की मीनिंग क्या होगी? बाढ़ की मीनिंग क्या होगी यहाँ पे? यहाँ पे बाढ़ का जो अर्थ है बेसिकली वो एक ऐसा क्षेत्र या जगह के बारे में आप कह सकते हैं। बाढ़ जनरली, ये बाढ़ जो शब्द है वो बाढ़ ऐसे, जहाँ ये बेसिकली मूल शब्द है जहाँ सभी जानवर बांधे जाते हैं उसे बाढ़ कहते हैं। जहाँ मवेशी बांधे जाते हैं उसको बाढ़ कहते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे अलग अलग तरह यानी अलग विचार के व्यक्ति हो, अलग संस्कार, अलग उनकी संस्कृति हो, अलग भाषा हो, अलग जाति हो, वो लोग रह रहे हो। जी सर। तो ये कहते कि एक अच्छी बाढ़, या अच्छी का क्या मतलब है, यहाँ दो चीजें आप फिर से ऐसे पे हम चले आते हैं। अच्छी बाढ़ का क्या मतलब है? अच्छी का मतलब है कि विविधता हो। तो अगर जिस बाढ़ में विविधता हो, उसका जो पड़ोसी वो निश्चित तौर पे आपके लिए वो अच्छा होगा साबित। विविधता इसलिए अच्छा होगा क्योंकि जिस बाढ़ में जातिगत भेदभाव ना हो, ये सामाजिक विद्वेष ना हो, है ना, धार्मिक या सांप्रदायिक नफरत ना हो, या क्षेत्रीयता की उन्माद ना हो, उन जगह पे तो एक अच्छी पड़ोसी बन सकते हैं। क्योंकि यानी विविधता में, जहाँ विविधता में एकता हो, वो निश्चित तौर पे हम अच्छे पड़ोसी हो सकते हैं। तो दूसरा पक्ष ये लिखना है हमें कि ये विपक्ष में, कि जरूरी नहीं हो कि अच्छा बाढ़ कई बार अच्छा पड़ोसी हो। वजह उसके पीछे ये है कि कई बार होता है कि सर्वश्रेष्ठता और अहंकार, मतलब खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का अहंकार, हम कई बार मतलब पड़ोसियों के लिए नुकसानदायक होता है। और उसकी स्थिति आप सीधा सीधा आप देख सकते। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। सर जो भारत के पड़ोसी देश है सर, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा? कलेक्ट हो गया वापस।
हेलो। जी सर। ये सर आ गई वॉइस। हाँ, नेक्स्ट ये पक्ष और विपक्ष में ढूंढना होगा दूसरा में, है ना? जब आप ढूंढना शुरू करेंगे, ध्यान रखिए अभी लिखने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अभी लिखने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोसेस है जब आप किसी निबंध के किसी विषय को जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में बता रहे हैं, अभी लिखना शुरू नहीं करना है आपको, ठीक है? पक्ष और विपक्ष में ढूंढना है आपको कि हाँ, ये इसके पक्ष में क्या बिंदु हम लिख सकते हैं, इसके पक्ष में क्या आयाम हो सकते हैं, इसके विपक्ष में जो आयाम हो सकते हैं, उसके अंदर क्या बिंदु हो सकते हैं, उसके बारे में लिखना है ना? तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, जिनका लिखते हैं विशेष संबंधित कोई उदाहरण है आपके पास, अच्छा उदाहरण हो या तथ्य हो, प्रसिद्ध कथन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, कोई कहानी हो जो बनाते हैं लोग, कुछ ऐसी घटनाएं हो, जैसे आप कहानी के तौर पे लेते हैं, है ना? या कहानी के तौर पे जैसे एक यूपीएससी का एक एस्से था कि बड़ी विपत्ति के बीच महान अवसर छिपा होता है। यानी जब हम मुश्किल हालात में होते हैं, तो वही हमारे लिए चुनौतियाँ पैदा मतलब एक अवसर होता है हमारे लिए। जब हमारे सामने बड़ी जैसे चुनौती सर होती है, तो हमारे लिए बड़ा कोविड-19 अवसर होता है। कुछ कह रहे हैं आप? जैसे सर कोविड-19 सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार आप मैसेज करेंगे अगर। हेलो? ठीक है, वो शायद आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर कहानी के तौर पे लिखना हो, तो बड़ी विपत्ति के बीच महान अवसर छिपा होता है। इसका सिंप्लीफाई करना हो तो ये बड़ी विपत्ति यानी बड़ी चुनौती के बीच महान अवसर छुपे होते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे? 1-2 कहानी आप किसी को ध्यान में आ रहा है कुछ ऐसा? अगर यस आप सर। हाँ, बताइए। यस सर, जैसे कोविड-19 के टाइम पे ये इतनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन उसने कई अवसर दिए, जैसे कि हाँ, गुड। डिजिटलाइज़ किया, वर्क फ्रॉम होम सर्विस को दिया। हेलो? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही है एकदम। ये जो है, ये घटना है ना? जो जो अभी घटी हमारे बीच, कोविड आया, एक ऐसी घटना जो जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। ये हमारे लिए बहुत चुनौतियाँ हुई, कई सारे मतलब जानें चली गई, लेकिन इससे हम कई सारी चीज़ें सीख भी ली। हमने एक ऐसी वैक्सीन बनाई, इससे सिर्फ वैक्सीन की बात नहीं है, लोगों की एक तरह से कि हम कई बार चीज़ों के प्रति इतने नज़रअंदाज कर देते हैं कि हम अपनी आप की स्वच्छता से ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं। अभी कोविड के बारे में एक अच्छी हैबिट ये हुई कि लोगों ने ऐसा एक रिसर्च था कि लोग अपनी साफ-सफाई की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे, जो शायद पहले भी करते होंगे लेकिन उतने अवेयर तरीके से नहीं करते थे। दूसरा है इसमें और भी कोई बता सकते हैं कि ऐसा कोई घटना हो फिर या ऐसा कुछ? 1962 में चीन का आक्रमण 1962 में हमने फिर बाद में सैन्य खर्च बढ़ाया है और सैन्य तैयारी मजबूत की है। हाँ, ठीक है, ये भी हो सकता है। सर तो ये कह रहे 1991 में ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। हाँ, ठीक है, ये भी बट हाँ, ठीक है, सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह, बस सर ये ऐसा हो है सकता है मलाला यूसुफजैदी या हमारे जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं उनके हम एग्जांपल्स दे सकते हैं, उनकी मतलब एग्ज़ैक्टली लाइफ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल दे सकते हैं। बस ध्यान रखिए इस बात का, आप क्या कह रहे हैं, कौन-सी टॉपिक चुन रहे हैं या कौन-सी घटनाएँ या तथ्य चुन रहे हैं या कहानियाँ लिख रहे हैं, वो मतलब वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके कहने का तरीका, कि आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल शाली तरीके से और मार्मिक तरीके से हो, कि अगर वो पढ़े तो उसको लगे कि वो विषय से जुड़ा हो और उसमें थोड़ा एक भावनात्मक अंश जो होना चाहिए ना, शब्दों के चयन में, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। सर तो हम ये मॉडर्न इंडिया से अपने एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह से बिल्कुल अंग्रेजों हाँ, बिल्कुल कहीं से भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं थॉमस अल्वा एडिसन से एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, है ना? जी कि वो क्या किए, उनके बीच भी विपत्ति आई। वो जब लैब में बिजली बना रहे थे, तो उनकी पूरी लैब जल के खाक हो गई। वो लगभग 500 बार असफल हुए। लेकिन वो अंत में क्या हुआ कि उनके द्वारा लगातार प्रयास और मेहनत के बीच जब वो जान गए कि हाँ, नहीं, अब मुझे ये पता है कि इसी चीज़ में किसी न किसी तरीके से बिजली बन सकती है। आज ये विश्व के सिर्फ़ उनके लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए महान अवसर है। द माउंटेन मैन शट दशरथ मांझी। हाँ, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लिखिए वो भावना मतलब एस्से के साथ-साथ जो शुरुआत होनी चाहिए वो भावनात्मक रूप से भी होना चाहिए। मतलब थोड़ा रोचकता पैदा करती हो, है सर ना? प्रथम और द्वितीय युद्ध के बाद जो विनाश हुआ उससे लिया गया सीख सबसे हाँ, अच्छी है। एग्ज़ैक्टली हम बहुत सारी चीज़ों को सीखे हैं। कई सर बार फॉर ऐसे एग्जांपल जैसे नागासाकी या हिरोशिमा में न्यूक्लियर अटैक के बाद से न्यूक्लियर पावर यूज करने पर जितना सैंक्शन लगा दिया गया। हाँ, 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 ठीक है, वो भी ये सब चीज़ें आप बीच में भी लिख सकते हैं।
आपको सर पूरा का पूरा मौका मिलेगा। बताइए बताइए। सर आप एग्जांपल दे दीजिए कोई, जिसे हम किस तरह से बताएं जिसमें हमारे मतलब भावनाएं जुड़ी हुई हों। नहीं, भावनाओं का अर्थ ये होता है कि जब आप देखिए, इसमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि उसमें आपको लिख के बताना होगा। जैसे ही उन्होंने कहा कि एक अभी इन्होंने कहा कि कोविड के मामले में, तो कोविड में आप क्या कह सकते हैं अगर आपको लिखना हो, तो कोविड के दौरान ऐसी बीमारी है जिसके लिए ना लोग उनकी ना तो इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता तैयार थी और ना लोग इसके लिए तैयार हैं। इसका परिणाम हमें ये मिला कि पूरे परिवार के परिवार उजड़ गए। लो, लोगों को ऐसी हालात में मरने पड़े जहां उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत थी, यानी उनको ऑक्सीजन जो हवाएं हमें मुफ्त में मिलती हैं, उस हवा के रहते हुए भी इंसान की मौत हो गई। आप उन चीजों से जोड़िए, लगे कि बिल्कुल मार्मिक हो। जिसको हम चाहते थे, जो मेरे हाथ में था, हम बचा सकते थे या हम कर सकते थे, लेकिन सिर्फ उस चीज को नजरअंदाज कर देने मात्र से वो चीजें हमारे सामने घट गई, है ना। जी सर। तीसरा है, चौथा है कि आयाम। आयाम का विस्तार, जैसे अब ठीक है यहाँ बताया आपको कि ये आयाम लिखना है, जैसे ही अब पड़ोसी के बारे में बताए, तो आयाम का विस्तार आप कैसे करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। तो एक अच्छा तरीका है कि जो आप सब्जेक्ट है यूपीएससी में, उसके अकॉर्डिंग ही चले जाइए। तो या जो चीजें देख रहे हैं आप, तो सबसे पहले है कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम होना चाहिए। उसकी उस घटना का या उस कथन का सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम क्या है, ठीक है। और दूसरा है ऐतिहासिक, अगर आप उससे जुड़े हुए कोई ऐतिहासिक घटनाएं जान पा रहे हो जो अभी 100 साल, 500 साल, 1000 साल पहले घट चुकी हो, उसके बारे में लिख सकते हैं। अब इसी को आप विस्तार करते जाइए, राजनीतिक हो सकता है, कुछ आर्थिक हो सकता है। जी अभी किन्हीं ने बताया कि 1991 में हमारे पास आर्थिक संकट आया था, है ना, मतलब यस सर, उदारीकरण एलपीजी आया है। मनोवैज्ञानिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, शैक्षणिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है, हाँ, स्थानीय स्तर पर हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। तो आपका आयाम का विस्तार होना चाहिए। तो ये आयाम जो होना चाहिए, जैसे कि आपको बताया गया, पक्ष में कम से कम 8 से 10 आयाम लिखिए, है ना। अब एक चीज़ है कि अब ठीक है, यहाँ तक ये बता दिए, ये सोचने का प्रोसेस है, अभी लिखना नहीं है आपको कि आपको कैसे सोचना है। अब है कि ठीक है, आपके सामने 4 एस्से आ गए, उसमें से आपको 1 लिखना है। तो एस्से मतलब 2 तरह के होंगे मुश्किल में। एक या तो आप कठिन निबंध का चयन कीजिए, जो बहुत कठिन है और आप लगे कि ये भाई ये निबंध बहुत टफ है, इसको बहुत कम लोग लिख सकते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसी ही ये मन होता है कि भाई बहुत कम लोग लिखेंगे तो एग्जाम, हम ये बहुत कठिन निबंध है तो एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा। हाँ, इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसमें औसत लिखिएगा तो वो इंप्रेस बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आप अगर साधारण ही चुनते हैं और आप असाधारण लिखते हैं, बहुत सारा लिखते हैं, एग्जाम का वो इंप्रेस होगा। तो चुनने का जो सबसे अच्छा क्राइटेरिया मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को चुनना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो 4 निबंध में एक ऐसा निबंध होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, हम सुने हुए हैं, या कहीं पे ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इसके बारे में हम जानते हैं, है ना। तो उन निबंध का चयन कीजिए जिसके बारे में आपको पता हो एग्जैक्टली। अब उसके बारे में लिखिए। अगर उसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे ना, तो आपको निश्चित तौर पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक मिनट, शायद हम आपको दिखा पाए, अगर तो मिल जाए मुझे तो। हाँ, ये अभी दिख रहा है ये? हेलो हेलो। यस सर, दिख रहा ठीक है, अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ऊपर खंड ए में जो है ना, उसमें से 4 कथन है। उसमें से आप ढूंढिए ऐसे कथन को जो आप या तो आपने पढ़ने के दौरान पढ़े हो, सब्जेक्ट में पढ़े हो, या आप बहुत पॉपुलर हो, सुना हो। कोई बताइए इनमें चारों में से, पढ़िए आप शुरू का खंड ए का। है। सर दूसरा ऑप्शन, अपने जीवन में वो बदलाव शुरू करें जो आप खुद चाहते हैं। हाँ, ये प्रसिद्ध कथन है। किनका कथन है? महात्मा महात्मा गांधी। गांधी सर, ये महात्मा। एग्जैक्टली सबको पता। अब लोगों, कुछ लोगों को लगता है कि भाई हाँ ठीक है, अगर हम ऐसा कर दें कि सब लोग इसी पे लिख रहे हैं और हम बहुत डिफिकल्ट चुनते हैं, तो नहीं। अगर आप इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है आपको लगे कि हम बहुत अच्छा लिखें, तो आप इसको साधारण वाला चुनिए और बहुत अच्छा लिखिए। लेकिन आपको ऐसा है कि कठिन भी है और उसमें भी पता है कि आप भी उसमें भी वैसे ही लिखेंगे और साधारण में भी वैसे लिखें, तो निश्चित तौर पे भी कठिन वाले के साथ जाइए। ठीक है, यहाँ चुनने तक समझ में आ रहा है चीज? यस सर, यस सर। ठीक है। अब सर अगला मेरा है कि अब उस मेरा सवाल था। क्या? हाँ बताइए। जी सर, मेरा सवाल सर ये है, जैसे सर अगर एक जीएस ऐसे है जो जीएस से रिलेटेड हो और एक अगर फिलोसफिकल ऐसे है और उसमें हम लोग के हाँ, पास नॉलेज बराबरी हो, तो सर कौन से चूज करना चाहिए?
देखिए मेरा अगर ये एक्सपीरियंस रहा, जो भी चीजें मुझे पता है, वो अगर दोनों में से एक चुनना तो अमूर्त विषय को ज्यादा चुनेंगे, फिलोसफिकल वाले को। वजह ये है कि जीएस वाली चीजों में बहुत सारे फैक्ट, तथ्य, इन चीजों को आपको भरना होगा। जी और हो सकता है बहुत सारी फैक्ट ऐसा हो कि जो आपके जो साथ है वो लिखने वाला हो, वो एक आपसे ज्यादा लिखा और उसके बाद आपकी अगर कॉपी चेक होगी और उसमें ये अगर एग्जामिनर ये अगर नजर पड़ गया उसकी कि आप में 1-2 फैक्ट कम है, तो आप जितना भी ठीक लिखे उससे 1-2 नंबर आपको कम मिलेगा। जी अमूर्त विषय तो के क्या होता है, जब एग्जामिनर पढ़ता है तो हर एस्से उसके लिए नया होता है। क्योंकि अभी आप यहाँ 5-6 लोगों से पूछे तो 5-6 लोगों ने हर 6 अलग-अलग एग्जाम्पल दिए। तो हो सकता है कि 6 लोग जब आप इससे शुरू करें तो 6 लोग हैं या 7 लोग हैं, वो अलग-अलग एग्जाम्पल के साथ या अलग-अलग कहानी के साथ ये शुरू करें। तो उसके लिए तो नया लगेगा। तो अब उसमें वो देखेगा कि कौन ज़्यादा विषय जो है वो ज़्यादा सब्जेक्ट से जुड़ा है, कौन किसमें भाषा में प्रवाह ज़्यादा है, किसमें रोचकता पैदा हो रही है, कौन है जो उसका ऐसे के सभी पक्षों और सभी आयामों को अच्छे से कंप्लीट कर रहा है। तो उसमें फिर वो मायने रखता है ना? सर तो यहाँ तक वो एक हाँ, बताएँ। एक हमारा भी क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि हमें फिलोसफिकल ऐसे चुनना चाहिए। तो हमने मतलब देखा था तो उसमें बताया था कि आपकी और जो एग्जामिनर की जो फिलॉसफी हो सकती है वो मतलब डिफरेंट हो सकती है। तो आपको जो है इसमें जीएस का चूज़ करना चाहिए ऐसे। तो फिर क्या करें? नहीं सॉरी आपकी नहीं समझ पाए हैं। आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए। सर जैसे ना हमने मतलब देखा था कि हमारा भी ये सवाल था कि हम जीएस का अटेम्प्ट करें या फिलोसफिकल ऐसे अटेम्प्ट करें। तो उसमें ना मतलब ये बताया गया था कि अगर आप फिलोसफिकल ऐसे चूज़ करते हो तो उसमें ना आपकी जो फिलॉसफी है मतलब जो आप सोचते हो और जो एग्जामिनर सोचता है उन दोनों बातों में मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है वो। तो उस चीज़ को कैसे फिर हम करें मतलब ऐसे तो फिर हमें जीएस चूज़ करना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हैं जीएस देखिए एक चीज़ है, पहली बात कि हम ये नहीं कहे कि फिलोसफिकल चुनना चाहिए। मेरा ये था कि दोनों में से अगर चुनना हो तो हम ऐसा है कि फिलोसफिकल को तरजीह देंगे, है ना? ये व्यक्ति टू व्यक्ति वैरी करेगा। आप हो सकता है कि कोई फिलोसफिकल चुने और कोई सब्जेक्ट वाला चुने। तो आप में आपको इससे पहले क्या कहा गया कि आप जिसमें सबसे अच्छा लिख सकते हैं, वो आप चुनिए, चाहे वो फिलोसफिकल हो या जीएस वाला हो। जैसे यहाँ पे अभी एग्जाम्पल क्या दिया आपको कि कठिन निबंध है, वो आप लिख रहे हैं और औसत लिख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा? अगर आप फिलोसफिकल चुन लिए और आप औसत लिख रहे हैं, तो उसमें कोई फ़ायदा है नहीं ना। आप नहीं, इससे अच्छा सब्जेक्ट वाला चुन लें लेकिन उसमें असाधारण लिखिए। ऐसा जिसमें सारे जो भी उस क्वेश्चन का डिमांड हो या जो उस एस्से का डिमांड हो उस सबको फुलफ़िल कीजिए। तो आप ये देखिए कि जिसमें सारे डायमेंशन और सब चीज़ फुलफ़िल हो रहा है, आप उसको चुनिए, है ना? वो मेरा है कि उन्होंने ये कहा कि दोनों में मेरा इक्वल नॉलेज है। चाहे जीएस सब्जेक्ट फिलोसफिकल वाले में भी और जो अगर जीएस वाला भी हो। तो अगर इक्वल नॉलेज है, तब आप फिलोसफी पे जाइए। ये नहीं कहा गया कि फिलोसफी वाले को प्रायोरिटी। अगर ओके इक्वल सर। नॉलेज है तब प्रायोरिटी देना है उसे, है ना? और अगर आपको लग रहा है कि हम भाई सब्जेक्ट वाले में या जीएस वाले जो ऐसे पूछा जा रहा है उसमें मुझे ज़्यादा पता है, तो निश्चित तौर पे उसे लिखिए आप। ठीक है, अगला है ध्यान रखिएगा, तीसरा पॉइंट है सर हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। सर ऐसे लिखवाने का उनका उद्देश्य सर हमारा व्यक्तित्व को जानना है। अगर हम उसमें ज्यादा डाटा लिखेंगे, फैक्ट लिखेंगे, तो हम अपने व्यक्तित्व को कैसे उन्हें दिखा पाएंगे? दरअसल जो सही है आपका कहना कि अमूर्त विषय होता है ना, वो आपकी कल्पनाशीलता यानी सोचने की क्षमता का एक तरह से आकलन हो जाता है उसमें। और जो जीएस वाले पेपर होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आप लिखे, देखिए दोनों अपने जगह सही है। उसमें क्या है कि जो चीज़ें हो चुकी है, उस चीज़ को आप लिखते हैं। अगर महिला सशक्तिकरण पे ही लिखना है, ठीक है? आप क्या लिखेंगे? अगर आपको आयाम ढूँढना हो तो ये ढूँढेंगे, संवैधानिक ढूँढेंगे, कानूनी ढूँढेंगे। अगर संवैधानिक आयाम ढूँढना हो, तो अगर यहाँ 20 बच्चे लिखेंगे तो 20 बच्चे जो संविधान में 3, 4, 5 आर्टिकल दिया हुआ महिलाओं को लेकर के, आप वही लिखेंगे ना? ऐसा तो है नहीं कि कोई लिख रहा है कि हाँ 15 में है, महिलाओं को रिलेटेड है या फिर 42 में है या और आर्टिकल में, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसकी जगह 61 राज्यपाल वाला आर्टिकल ऐड कर देगा। वो सेम लिखेंगे आप। अगर कानूनी आधार लिखेगा तो महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के उत्पीड़न के रोकथाम के लिए जो कानून बने उस वही कानून आप सबको ही लिखिएगा। या महिलाओं से संबंधित जो योजनाएँ चल रही हैं, वही सबको ही लिखना है। अब दिक्कत इसमें ये आ जाता है कि अगर कोई बच्चा आपसे पहले जिसका कॉपी चेक हुआ, वो महिलाओं से जुड़े कानून के बारे में 5-6 ऐसा लिख दिया योजना के बारे में और आप भी लिखे लेकिन आप वो 6 लिखा और आप 4 ही लिख पाए, तो एग्ज़ामिनर आपको निश्चित तौर पे कम नंबर देगा उसमें। ये हम नहीं, आप खुद एक एग्ज़ामिनर के तौर पे देखिए कि आप कोई बच्चा अगर 6 पॉइंट लिखा है और आप 4 लिखे तो नहीं। लेकिन इसमें जो अमूर्त विषय होता है, उसमें
हो सकता है डायमेंशन आपका उसका 8 हो, आपका 6 हो, लेकिन जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो जस्टिफाई हो और एसे से जुड़ा हुआ हो, तो निश्चित तौर पे मार्क्स मिलेंगे उसमें। सर मेरा भी ये एक मेरे क्वेश्चन। हाँ, पूछ लीजिए। सर जैसे कि हमने कोई जीएस का टॉपिक चुना जिसके पास हम जिसके रजिस्टर करके हमारे पास अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन हमारे पास नॉलेज फिलोसफिकल ऐसे की भी है, तो क्या हम दोनों को मर्ज कर सकते हैं कहीं कहीं पर? देखिए एक चीज़ और ये बता रहे हैं आपको कि फिलॉसफिकल नॉलेज भी जो लिखना होता है ना, मतलब फिलॉसफिकल जो ऐसे लिखना होता है, उसमें भी क्या करते हैं, सिर्फ डायमेंशन वो खोलते हैं फिलॉसफी वाला, लेकिन एग्जैक्टली लिखते वही चीजें हैं जो जीएस में होता है। वो आपका मर्ज ऑलरेडी वही होगा। आप आगे ऐसे में भी देखेंगे अभी, है ना, शायद कहीं एक दो ऐसे तो एक ऐसे तो कराएंगे ही हम कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके आगे सर। करवाएंगे। जैसे अभी आपको एक ऐसे के बारे में बताया गया था ना कि यूपीएससी में पूछा गया था कुछ चुनौतियों के बारे में कि बड़ी विपत्ति के बीच महान अवसर छिपे हैं। अब देखिए, बड़ी विपत्ति के बीच अभी बहुत सारे लोग, पता है कोरोना, तो कोरोना कायदे से क्या है, एक महान अवसर था, तो क्या जीएस का ही क्या ना, जीएस 3 का आप लिख सकते हैं साइंस टेक में। साइंस टेक में तो आप पढ़ेंगे कोविड वैक्सीन के बारे में, कोरोना से रिलेटेड चीजों के बारे में, या सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजों के बारे में, जहाँ आपदा अवसर में बदलता है। तो आप तो जीएस का नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। किन्होंने कहा कि आर्थिक संकट आ गया था, आप कोई भी आर्थिक संकट ले लीजिए, 1929 का ले लीजिए, 2008 का ले लीजिए, या फिर 1991 के समय हमारे इंडिया में आ गया था, या 1966 में खाद्यान्न संकट हो गया था, है ना। तो आप लिखेंगे तो जीएस का ही है ना, बस वो आयाम ढूंढेंगे आप अलग अलग। ठीक है, तो वो ठीक है आपका कि हाँ फिलोसफिकल में आप वो चीजें ऐड करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर हाँ, अगला है नेक्स्ट। फैक्ट लिखने जरूरी होते हैं? क्या? फिलोसफिकल एसे में फैक्ट लिखने जरूरी होते हैं जिस तरह से जीएस में लिखने होते हैं एग्जाम्पल वगैरह? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या कहेगा कि फिलोसफिकल एसे जो है आपकी कल्पनाशीलता का प्रदर्शन है, या वो दिखाता है कि आप कितने अच्छे या चीजों को सोच सकते हैं, आपके विचार कहाँ तक विस्तारित हैं। जी सर। बट सर जैसे अगर हम किसी भी फिलोसफिकल ऐसे में अगर कोई भी रिपोर्ट हम ऐड कर सकते हैं तो उसमें तो नंबर गेन हो सकता है ना, बट सर एग्जैक्ट टाइम पे जो फिलोसफिकल ऐसे होता है उसमें हमें रिपोर्ट याद नहीं आती है कि हम लिखे कौन सी रिपोर्ट का नाम, तो ये थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। तो सर क्या ये बहुत देखिए, ही ज्यादा नेसेसरी है? हाँ हाँ ठीक है, समझ रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन देखिए बात ये है कि आप फिलोसफिकल एसे में जो होता है वो अनावश्यक रूप से चीज़ों को फैक्ट ऐड करने की कोशिश ना कीजिए। अच्छा ये है कि आपका जो है एसे जो है जो लिख कह रहे हैं वो निबंध से जुड़ा हो, और उसकी भाषा जो है वो परवाहमय होनी चाहिए। ऐसा ना कि टूट जाए भाषा, ऐसा लगे कि हाँ ये अभी कुछ और कह रहा था फिर अभी कुछ और कह रहा है। तो अभी ये भी बताएंगे कि भाषा परवाहमय कैसे होगा, कैसे आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर चीजें होता जाएगा। जैसे अब शुरू कर देंगे कि जब आप यहाँ तक सारी चीजें ये कर लेंगे, ऐसे का मतलब आयाम ढूंढ लेंगे, उसके पक्ष और विपक्ष में ढूंढ लेंगे, चीजों को ढूंढ लेंगे, जब आप ऐसे का चयन कर लेंगे कि भाई मुझे अब यही ऐसे लिखना है ना, ये एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। ऐसे को चुन लेना कि मुझे यही ऐसे लिखना होता है, क्योंकि जितने भी आएंगे ना, अगर 4 आते हैं तो 4 में से ऐसे होंगे जिसमें से सब में से कुछ ना कुछ आपको आता होगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है कि अरे भाई ये तो हम पढ़े ही नहीं है, ये मुझे आता नहीं, सब में से कुछ ना कुछ आपको आता है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट है कि आपका चुनाव करना। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे निबंध को, मतलब अच्छे निबंध का चुनाव करना भी एक तरह से आप ऐसा कहिए कि 30% आप वहाँ गेम जीत जाते हैं, अगर आपका निबंध सही तरीके से चुनाव हो गया तो। और कई बार ऐसा होता है, हम यूपीएससी का ही बात बता रहे हैं कि ऐसे मेरे दोस्त लोग थे जो जिनका 133 आया था यूपीएससी में, जो अच्छा बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, और फिर जब नेक्स्ट ईयर दिए वो एग्जाम, मतलब फिर मेंस दिए, तो उनके 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स, यानी लगभग 53। और ये ऐसे नहीं, लगभग 40 से 50 नंबर का जो गैप है, वो मेरे 3-4 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ। तो वजह है उसकी कि ऐसा नहीं कि उनके पास 1 साल वो और मेहनत किए, पढ़े, उनके पास तो और भी डेटा, फैक्ट या चीज़ों को, उनकी कल्पना है वो और ज़्यादा बढ़ गई, सोचने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन फ़र्क यही है कि जो उस समय एस्से का जो चुनाव है, वो गलत हो गया उनका। और मतलब दिक्कत वाली बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि निबंध लिखते-लिखते जब आधा आप लिखते हैं, उसके बाद एहसास होता है कि ये निबंध अच्छा नहीं लिख पाए, और उस वक़्त आपके पास कोई चारा नहीं बचता है, उसको सुधारने का। क्योंकि अब जब निबंध आप आधा लिख चुके होते, तो ना आपके पास पेज होता है, ना आपके पास टाइम होता है।
आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते। गलत निबंध का चुनाव करके भी आपको फिर जैसे तैसे वो मुकम्मल करना ही होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव करना, है ना। आगे देखते हैं ना कि फिर जब आप निबंध का चुनाव कर लिए तो फिर उसकी है भूमिका लिखना, कि भाई उसकी भूमिका है वो क्या हो सकती है। और जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि निबंध जैसा हो, जैसा डिमांड करे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि भूमिका लिखना है। अब भूमिका जो लिखेंगे वो कैसा होना चाहिए, या तो ऐसी भूमिका हो जो निबंध से जुड़ा हो और जो पढ़ने वाला है, पाठक है, उसके मन में रुचि पैदा हो किसी चीज को लेकर के, कि हाँ भाई ये कह रहा है जो बच्चा कुछ ऐसी कहानी जोड़ रहा है निबंध के साथ जो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, उसके लगे कि हाँ शायद कुछ अच्छा कह रहा हो। आप उसके लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपको बताए कई सारे कहानी कह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक कथन के साथ शुरू कर देते हैं कि हाँ ये कथन है, इसके साथ शुरू करते हैं। कथन भी रोचक पैदा करता है। कई बार शेर व शायरी अगर अगर आपको आता है तो आप उससे शुरू कर सकते हैं कि हाँ ये मुझे एक शायरी आता है, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। ठीक है। सर श्लोक ज्यादा इफेक्टिव होगा अगर उससे रिलेटेड है तो ऐसे से क्या क्या श्लोक श्लोक? संस्कृत का श्लोक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस ये होना चाहिए, अगर आप संस्कृत का श्लोक लिख रहे हैं तो और अगर निबंध जिस भी विषय में लिख रहे हैं उसका वहाँ अर्थ लिख दीजिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं जी है जी कि अर्थ आप के साथ जो हाँ जो आप अर्थ समझे, जो आप श्लोक लिख रहे हैं वो उसको समझ ही ना आया, तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो भी लिख रहे हैं सर शुरू करने के बताइए। लिए हम इमेजिनरी सिनेरियो भी यूज कर सकते हैं। इमेजिनरी, जी हाँ बेस्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान के चलिए अगर ऐसा पूछ ले कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है या महिलाओं का शोषण हो रहा है, उस पे अगर एक इमेजिनरी बनाना हो किसी को, है ना, या महिलाओं को जैसे कहते हैं ना कि उनको आजादी नहीं है, महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उस पे अगर आपको एक ये बनाना हो, बताइए, कुछ सोचिए इस पे कुछ इमेजिनरी, कुछ भी एक कहानी बनाइए। जैसे आप ऐसा लिख सकते हैं, किसी भी एक नाम दे दीजिए कि मिनी है, वो एक छोटे से गांव में रहती है। वहाँ वो हर सुबह, वो बिल्कुल अभी 6 7 8 साल की है, वो हर सुबह उठती है, घर में झाड़ू लगाती है, सभी घर वालों के लिए वो मतलब घर में झाड़ू लगाती है, बकरी चराती है। दोपहर में उसका स्कूल जाने से कोई मतलब लेना देना नहीं था। वो घर के लोगों के लिए आती है तो घर के लोगों के लिए खाना बनाती है, वो कपड़े भी धुलती है, वो अपने माँ को हर दिन। जैसे सर एक और कथन सर है जैसे हिस्ट्री से भी ले सकते हैं कि अपाला घोषा वो सर आप तो पॉपुलर थी। सर आपकी वॉइस अब वो जब महफूज कमा भी रही हैं तो उनमें ये आया कि कर ले, ये एक नई चीज है, तो आप कल्पना करके कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम कल्पना में डाल दीजिए, हाँ, किसी भी नाम पे कोई कहानी बनाइए, तो वो ये नहीं है कि क्या कह रहे हैं, बस ये है कि जो भी आप लिखिए वो निबंध से जुड़ा होना चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ना। जैसे भूमिका है ना, तो भूमिका है वो लिखना कैसे है, ये शायद उसमें चीजें हैं। जैसे अभी आपको बताया कि या तो कहानी घटना से लिख सकते हैं या कल्पनाशील कुछ ऐसी कहानी बना सकते हैं। दूसरी चीज है कि शेरो शायरी से लिख सकते हैं, बस यही शर्त है कि रोचकता पैदा होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हम निबंध लिख रहे हैं तो निबंध लिखने के लिए उसके जो 3 4 ही आयाम होते हैं। पहला होता है भूमिका होता है, दूसरा होता है जो मुख्य विषय है ना। अब मुख्य विषय में आपको लिखना होता है, मतलब एक तरह से पक्ष में लिखना है और एक तरह से विपक्ष में लिखना है। कई बार आप लास्ट तीसरे में सुझाव देते हैं या उसके सर संभावनाओं आपकी पे स्क्रीन विचार शो करते नहीं हैं। और अच्छा, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है? ये सर हो रही है शो। सर हो रही है। सर विजिबल है, सर विजिबल है। दिख रहा था ना, लिख रहे थे तो हम। जी सर विजिबल है। हाँ ठीक है। तीसरा ये है निष्कर्ष है लिखना ना, ये 4 ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको आयाम यहाँ पे ढूंढना है, पक्ष और विपक्ष में। ठीक है, तो अब भूमिका लिखना है तो कितने % भाग में भूमिका लिखे, तो उसके लिए जरूरी जितना भी आपको वर्ड, यूपीएससी में जैसे आपको अभी लगभग 1200 वर्ड पूछे जा रहे हैं, आप ऐसे उसके बीच ही लिखते हैं निबंध। तो अगर
1200 वर्ड के बीच है तो आप किसका मैक्सिमम 100 वर्ड्स में भूमिका लिखिए, 100 शब्दों में भूमिका लिखिए। निष्कर्ष भी आप मान के चलिए कि उसके आसपास ही लिखिए, 80 से 100 शब्दों में निष्कर्ष लिखिए। सुझाव देना हो तो भी इतना ही। मेन मुख्य होता है कि सबसे जो ज्यादा वेटेज देना है आपका, वो आपको पक्ष में देना है ना। पक्ष में लगभग यहाँ पे अगर हम 1200 ही मान लेते हैं सीधा सीधा, तो लगभग आपको 500 शब्द है वो पक्ष में लिखना है। यानी ऐसा मानिए कि 40 से 50% आप पक्ष में लिखेंगे। विपक्ष में जो लिखना है आप 20 to 30% आप विपक्ष में लिखिए। सबसे ज्यादा वेटेज है पक्ष में लिखना है। जो भी आप जो कह रहे हैं, ये जो कथन कह रहा है पॉजिटिव, तो उसके पक्ष में लिखना। ऐसा नहीं कि आप कथन नेगेटिव कह रहा है और उसके नेगेटिव के पक्ष में भी लिखना शुरू कर दिए। ये कथन ऐसा कह रहा है कि महिलाओं पे, जो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा वो अच्छा है, तो आप ये उसके पक्ष में लिखना शुरू कर दिए कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा है, उसी पे वो ऐसे लिख दिए। ऐसा नहीं, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका, उसके पक्ष में अच्छी चीजों को लिखना है। और वो लगभग मतलब आपका 40 से 50% होना चाहिए। चाहे जितना भी वर्ड का हो, चाहे 800 का हो तो उसका 40-50%, 1200 का हो तो उसका 40-50%। ठीक है। सुझाव में फिर वही है 10% to 15% आप सुझाव दीजिए जो भी है। और सर वे फॉरवर्ड कितने अब वर्ड का? देखिए इम्पोर्टेंट निष्कर्ष आपका बताया ना कि आपके 80 to 100 वर्ड्स का, मतलब यहाँ भी 10% का आप मार्जिन रखें, आप 10 to 15% का, है ना। मतलब 10 to 12 भी मानिए, बहुत ज्यादा निष्कर्ष लंबा नहीं होना चाहिए, वो अच्छा है क्योंकि आप ऑलरेडी चीजें कह चुके हैं वहाँ पे। तो आप कोशिश करें कि वो 10% के ही अंदर रह जाए, सिमट जाए। हाँ सर, जैसे इंट्रो का पार्ट है वैसे ही निष्कर्ष का भी पास हो जाएगा। हाँ, निष्कर्ष का भी पार्ट होगा, ये तो होना चाहिए। देखिए आपका 4 पार्ट होना चाहिए, भूमिका, मुख्य विषय, सुझाव, निष्कर्ष। अब इसमें मुख्य विषय में क्या होगा, पक्ष। पक्ष में क्या होगा, 6-7 डायमेंशन होगा, तो ये 6-7 अलग अलग पैराग्राफ होंगे। ये नहीं कि फिर पैराग्राफ 4 ही नहीं बनना चाहिए, ये सिर्फ पक्ष में आपका 6-7 पैराग्राफ बनेंगे। विपक्ष में कम से कम 3-4 पैराग्राफ बनेंगे। 3 मतलब कम से कम तो 3 तो बनेंगे ही बनेंगे, उससे कम नहीं। ठीक है। सर उसके बाद फिर सुझाव है, सुझाव में फिर 2 सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हम लोगों ने सर फिरोज सर से आंसर राइटिंग मतलब की हुई थी इससे, तो उन्होंने सर अच्छे खासे बताया था हम लोगों को थी। तो सर ये डायग्राम जो आपका पैरा है सर, वो हम लोग सीख चुके हैं। तो सर अगर हम उस माइंड से अभी हम चलें कि सर आपके माइंड से, क्योंकि सर जो सर का फ्रेम था वो सर एक थीसिस, सर एक हिस्से में 4 थीसिस था, क्योंकि सर ने बोला था कि उतने टाइम पे हम लोगों को कवर भी करना है। सर थीसिस भी था उसमें, सर एग्जामाइन भी था, चैलेंज भी था, वे फॉरवर्ड भी था और लिंक भी था, और सर इंट्रो भी था उसमें, इसको भी था, और सर जो ये निष्कर्ष था सर उसमें भी हम लोग का फ्यूचरिस्टिक था। तो सर वही पैरा यहाँ पे भी है, तो ये हिंदी में भी है। तो सर ये सारी चीजें हम लोग के माइंड में सर एकदम अच्छे से फिट हो गई। तो इसलिए सर ये थोड़ा सा हिंदी में ना थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है सर समझने में, बट हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं? नहीं सर, मीडियम इंग्लिश से नहीं है, बट जैसे आप अभी समझा रहे हो ना, तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे समझ चुके हैं। लेकिन आपकी सर क्लास सिर्फ हमें एक ही मिली है, तो अच्छा हुआ सर कि एक क्लास मिली है कि उसमें ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि सर प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। प्रैक्टिस सर करवा चुके हैं। तो अभी आप सना हम लोग सना के हाँ, मुख्य विषय में जो सर ने, फिरोज सर ने जो बताया, हाँ, लेकिन सर हम लोगों का मीडियम हिंदी है, तो बट हम लोग को हिंदी भी सीखना है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है ना कि आप देखिए अल्टीमेटली आप जो जिस मीडियम में लिखेंगे आपको सोचना उसी तरीके से है ना। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप सोचिए उस तरह से, मतलब सोचेंगे तो आप हिंदी में ही। लेकिन ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि लिखना अच्छी चीज़ है, लेकिन लिखेंगे कब आप, जब आप सोच पाएंगे। तो अगर आपके पास अभी 3-4 दिन का टाइम है ना, तो अगर एक ऐसे लिख पा रहे तो लिखिए, लेकिन कम से कम 3 से 4 ऐसे, या 3 भी कर सकते हैं। उस पे कम से कम आप एक बार सोच के और अपने पेज पे एक खाका सिनॉप्सिस बना लीजिए। एक सिर्फ एक पेज पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये 4 हेलो ऐसे सर। आयाम होना चाहिए। हाँ, सर बताइए। सर भूमिका अगर हम द्वंद्व से शुरू करें तो ज्यादा आकर्षित नहीं होगी? जैसे हम महिलाओं के जो द्वंद्व हैं, जैसे महिलाओं से हम जी। बहन बहन बेटियां मानते हैं, वहीं उनको पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार भी नहीं देते हैं। तो ऐसे हम द्वंद्व से शुरू करेंगे, ज्यादा वो नहीं होगा इफेक्टिव? देखिए बात ये जो आप अभी कह रहे हैं ना, ये शुरुआत करने से ज़्यादा ये मेन मुख्य जो विषय है, उसका ये पार्ट है कि आप उसमें एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहे हैं। बात है कि जो भूमिका है ना, वो मुख्यतः जो निबंध से है वो जुड़ा होना चाहिए और उसमें कुछ नया रोचकता पैदा हो। ये फैक्ट है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, जैसे एक
निबंध था मेरे मतलब एक लिखे हुए थे, पता नहीं वो सबको शायद रोचक लगे या ना लगे। मेरे पास होगा तो हम बताते हैं, एक सेकंड ढूंढ के आप लोग को कि वो है क्या मेरे पास। हेलो सर। सर ऐसे वगैरह में तो चार्ट या ग्राफ या मैप वगैरह बना सकते हैं, एक सर ने बोला था मगर एक मना कर रहे थे। देखिए अगर जीएस का लिख रहे हैं तो बना सकते हैं, अगर मतलब उससे रिलेट करता हो तो। लेकिन फिलोसफिकल में तो मेरे ख्याल से ना ही बनाए तो अच्छा है, मतलब उसकी क्या ही जरूरत है फिलोसफी वाले में। और मुझे नहीं सर लगता जैसे कि, कि अभी और एक कोशिश कीजिए कि सर जैसे अभी आपने बताया कि कोई भी ऐसे हम्म, लिख रहा है तो उसके पक्ष और विपक्ष में लिखना चाहिए। तो अगर जैसे कोई ऐसे है जिसको हम एक फ्लो में लेके चलते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव डायमेंशन में लेके चलते हैं, उसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं, या कभी पक्ष हम्म, की बात किया भी तो लेकिन विपक्ष की बात हम करना इतना जरूरी नहीं समझ रहे ऐसे में अपने, तो क्या ये हम्म। ठीक है सर? देखिए दुनिया में कुछ भी है ना, हर चीज का मतलब दो पक्ष होता है। ये मान के चलिए हर अच्छी चीज का एक अलग मतलब, जो भी चीजें हम देखते हैं ना उसको आप जैन धर्म में पढ़े होंगे स्यादवाद, यानी किसी भी चीज को हम देख रहे हैं ना उसका दो पक्ष में। आज पता है हम जो विजिबल दुनिया दिखती है, आज एक कॉन्सेप्ट आ गया है ब्लैक होल का, डार्क मैटर का, मतलब वो चीजें जो हमारे साथ है लेकिन दिख नहीं रही। यानी दुनिया का भी दो पक्ष है। तो हर एक चीज कुछ भी हो उसका दो पक्ष होगा। शर्त इतना ही है कि उसके जो अनुपात है ना उसको आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव वाले को आप 8 मान के चलिए, सिर्फ एग्जांपल दे रहे, कोई जरूरी नहीं कि यही फॉलो करना है कि आप 6 या 8 पैरा अगर लिख रहे हैं तो नेगेटिव वाले जो उसके पक्ष होंगे उसको आप सिर्फ 1 पैरा में लिखिए या 2 पैरा में लिखिए। लेकिन होगा ही, कोई भी ऐसा इससे नहीं होगा जिसके उसके दूसरे आयाम नहीं होंगे। और नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि भाई उसके बारे में सिर्फ नेगेटिव बताना है। नेगेटिव का कई बार ये अर्थ होता है कि उसके वजह से कुछ हम उस चीजों में और इफेक्टिव तरीके से काम कर पाए, समझे? तो इसका इसलिए उसको मतलब बताना जरूरी है। तो मतलब सर ये मान के चले अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा एक विपक्ष भी बताएं और उसके बाद उसका वे फॉरवर्ड भी बताएं। हाँ एग्जैक्टली वो आपको बताना ही है, उससे आप दोनों चीजें पता चलेगा। अगर सिर्फ आप ओके पॉजिटिव सर। बताएंगे तो लगेगा कि एक लिख रहे एक वे में आपको आता है, पढ़ के आए हैं आप वो चीजें लिख दे रहे हैं, आप वहां सोच नहीं पा रहे हैं चीजों को लेकर के। तो वो उन चीजों को भी दिखाता है कि आपके पास ऐसे है। अब जैसे देखिए न्यूक्लियर पावर, अभी किन्हीं ने एग्जांपल दिया नागासाकी हिरोशिमा का न्यूक्लियर बम यस सर की मैंने खोज हुई। दिया था। द्वितीय द्वितीय हाँ तो जो भी है वो द्वितीय विश्व युद्ध का मामला था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। तो इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, इसके नेगेटिव है कि पूरा हिरोशिमा और सर नागासाकी आज बिल्कुल तक भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। वहां ना सिर्फ पीढ़ियां बर्बाद हुई बल्कि आने वाले जो भविष्य है वो भी बर्बाद हो गया। लेकिन उसका भी एक पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट ये रहा कि न्यूक्लियर डिटरेंस पैदा हुआ और आज इस कंडीशन में है कि कितनी बड़ी भीषण युद्ध हो जाती है, लोग एक दूसरे देश पे न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर बम है वो एक डिटरेंस की तरह काम कर रहा है। तो मतलब सर हम विपक्ष को एंटी सिंथेसिस में डाल सकते हैं और वे हाँ फॉरवर्ड को सिंथेसिस में डाल सकते हैं। हाँ वो तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो आपको बताना पड़ेगा। ओके दोनों सर। पक्ष आप लिखेंगे, बिना पक्ष लिखे हुए अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कंप्लीट होगा तो शायद मुश्किल है ना? अच्छा ये वो हम कुछ और ढूंढ रहे ओके थे, सर। आप शायद हाँ एक सर आपको ये कोई गाइस हम लोग एक महीने से यही सब तो सीख रहे थे, यही सब तो हम लोगों ने सीखा है। हाँ तो अच्छी बात है, जब सीख चुके हैं तो ये तो बेहतर है ना आप लोग के लिए है। सर ये हाँ द्वंद्व क्या होता है जो वो बताए थे महिलाओं के बारे में, वो क्या है, वो क्या बोलना चाह रहे थे, समझे नहीं हम। हाँ, वो ये ऐसा कहना चाह रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें द्वंद के बारे में जो महिलाओं की स्थिति है हम उससे शुरू करें चीजों को, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे वो ये कहना चाह रहे थे। तो मेरा ये कहना था कि हाँ जो एग्जाम्पल है ना वो भूमिका में एग्जाम्पल नहीं मत लीजिए। एग्जाम्पल आपके जो मेन बॉडी है यानी मुख्य विषय है उसमें फिट होगा। तो उसके बारे में एक चीज ढूंढ रहे थे कि दवन से रिलेटेड एक कहीं कथन था और वो महिलाओं से रिलेटेड ही था। अगर हम ढूंढ पा रहे हैं, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, तो अगर मिल जाता है तो हम बताते हैं आपको। सर हमें ये एग्जाम्पल्स वगैरह हमें याद करने पड़ेंगे क्या, जिससे मतलब हमें हुक जिससे इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ा एनेक्डोट वगैरह याद कर लें और जो कंक्लूजन हो तो उसमें हम ये याद करके जाएं पहले से, या अपने पास से बस पढ़ लें। बिल्कुल दो चीजें हैं। अगर आप अपने जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग कहा जाता है
अगर आप यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग कर चुके हो, यानी बहुत सारे निबंध पे आप ये खाका बना लिए होंगे अपने दिमाग में, तो जरूरत नहीं है। और नहीं बना रहे तो फिर भी आपको सर तो याद मैं करे तो जाना सर ही चाहिए अगर 2-4। आपको वो द्वंद वाला कोट नहीं मिल रहा तो मैं एक कोट देता हूँ आपको, शायद वो हाँ हाँ उसके बिल्कुल मैच बिल्कुल हाँ मुझे भी मिल गया, लेकिन फिर भी आप बताइए। ओके सर। सर इस बार स्त्रियां अपनी गाथा खुद लिखेंगी, जहां चीर हरण के बाद वह हरी सभा में प्रार्थना नहीं करेंगी, नहीं मांगेंगी वो देवताओं से लज्जा की भीख, वह टूटती बिखरती खुद खड़ी होगी। उसके भीतर एक आग छुपी है जो द्वंद कथाओं के फिनिक्स पक्षी की तरह अपनी राख से उठ खड़ी होगी। गुड। हाँ बिल्कुल, इससे शुरुआत कर सकते हैं। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। वो मुझे मिल गया है, तो अगर चूंकि क्लास भी एक लिमिटेड टाइम है, तो वो हम भेज देंगे ग्रुप में, या फिर पढ़ दे यहीं पे। सर बता दीजिए आप। बता दीजिए सर। ठीक है, मतलब सर ग्रुप कहने में का भी यार भेज दीजिएगा, क्या, ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। ओके ओके ठीक है। जैसे आप शुरू कर सकते हैं कि इंटरव्यू के दौरान एक औरत से पूछा गया कि नौकरी क्यों करनी है तुम्हें, तो महिला है वो जवाब देती है, सर मुझे अपना घर बनाना है। इंटरव्यू पूछता है कि क्यों किराए के मकान में रहती हो, औरत कहती है नहीं, पति के घर में। तो इंटरव्यूअर कहता है तो फिर घर क्यों बनाना है। तो औरत कहती है कि मैं जब भी गलत के खिलाफ आवाज उठाती हूँ तो ये बार बार धमकी मिलती है कि अपने माँ बाप के घर चले जाओ। फिर माँ बाप के पास जब जाते हैं तो वहां से जवाब मिलता है, बेटी अब वही तुम्हारा घर है, कैसे भी रहो वहीं रहो। मैं आज तक समझ नहीं पाई साहब, मेरा घर कहाँ है, बस साहब नौकरी करके अपना घर बनाऊंगी। तो ऐसे आप कथन लिख सकते हैं चीजों को लेकर के, जिसमें थोड़ा मर्म हो वो चीजों को लेकर के, है ना। उससे लगेगा कि हाँ थोड़ी रोचकता पैदा हो रही है। सर जैसे हेलो सर, कि मेरा एक क्वेश्चन। 2 हिस्से के स्टेटमेंट अच्छा होते एक हैं काम कि किया कीजिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा करेंगे तो एक बार हैंड रेज का ऑप्शन है तो कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आप लोग कौन एक दूसरे सबको मौका मिल जाए, है ना। आप कोई भी पूछिए, बहुत सारे लोग। सर मैं पूछ रही हूँ। हाँ सर तना जैसे कि पूछिए। फर्स्ट 2 खंड होते हैं ना सर, पहले खंड में सर 4 ये भी होते हैं, सर सेकंड में भी 4 दिए होते हैं ऑप्शन में। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर फर्स्ट में भी जैसे सर एक फिलोसॉफिकल ऐसे है, मुझे उसमें भी बेटर आ रहा है, और सर जो सेकंड वाला भी है उसमें भी कहीं ना कहीं सर अगर 3 फैक्ट दिया है तो एक उसमें फिलोसॉफिकल जरूर दिया होगा। तो सर मुझे फिलोसॉफिकल ज्यादा बेटर आता है, तो क्या मैं दोनों में फिलोसॉफिकल चुन सकती हूँ? ये बेटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अच्छा होगा, जो आपको सबसे बेस्ट आता है वही प्रेजेंट करना है आपको। सर क्योंकि अगर मुझे क्रिकेट खेलना, बोलिए बोलिए। तो क्योंकि मुझे फैक्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, सर फैक्ट को ज्यादा से ज्यादा सर याद करना होता है, और जो सर स्टोरियां होती हैं वो हम लोग पढ़ चुके होते हैं तो माइंड से वो थोड़ी निकालनी आसान हो जाती है, उसमें सर ना हम लोग की भावनाएं भी आती है। बट जो सर फैक्ट होता है ना उसमें भावनाएं नहीं आती, वो सिर्फ अगर उसमें हाँ है तो फैक्ट हाँ ही होता है, ना नहीं हो सकता है। बट सर जो भावनाएं होते हैं उनको तोड़ मरोड़ कर किसी भी तरह अच्छे से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, फैक्ट में ये हम कर ही नहीं पाते हैं। देखिए एक सच बात ये है कि फिलोसफिकल जो ऐसे है वो समझने में कठिन हो सकता है, लेकिन जब आप लिखिएगा, अब जब 1-2 ऐसे लिखेंगे तो पता चलेगा कि उसे लिखना बहुत आसान होता है और वो ज्यादा स्कोरिंग भी होता है। ये सर मतलब इस चीज को मैंने सर वो एनालाइज हाँ किया हुआ है। वो ज्यादा आसान होता है फिलोसफिकल वाला ऐसे, और वो लिखना भी आसान होता है। बच्चों को थोड़ा हाँ समझना सर कठिन बस होता है ये कई बार। हाँ हाँ सर बस यही सवाल था कि मतलब एग्जामिनर को बस यही ना लगे कि मतलब इनका सिर्फ दोनों से ये नहीं नहीं फिलोसफिकल नहीं पर ही जा रही है, इनको ये उससे कंटेंट नहीं आता ये बस। नहीं नहीं हाँ वो चीजें नहीं होगा आपको। अगर वो आ रहा है तो आप वही लिखिए, क्योंकि अगर उसको ये करना था तो फिर वो अगर उसको अपना ही ऐसे लिखवाना था जीएस का ही, तो वो सबका सब जीएस का देता, फिर फिलोसफी क्यों दे रहा है सेकंड राइट वाले में। सर, राइट। सर ठीक एक घंटे में कितनी डायमेंशंस लिख सकते हैं? क्या 1 घंटे में हमें कितने डायमेंशंस लिख सकते हैं? जैसे आपने ये कहा था ना हमने ये डिपेंड करेगा कि आपकी मतलब सोचने की क्षमता कितनी, यानी आप कितनी कल्पना कर पा रहे हैं, आपको टाइम कितना मिला है, और आपकी राइटिंग स्पीड कितनी है। इन सारी चीजों पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम 1 घंटे में छोटा छोटा पैरा करके लिख रहे हैं 8-10 तो लिखिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो 5 भी लिखिए, अगर कम टाइम है तो क्या कर सकते हैं। सर और किनका क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी पूछिए, है ना। मोहम्मद कुछ करके हैं, सॉरी नाम पूरा दिख नहीं रहा, तो आप बताइए।
हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है सर, अगर किसी टॉपिक पे शेर शायरियाँ काफ़ी आ रही हैं, तो सर अगर 700-800 वर्ड्स का एक ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें कितने शेर शायरियाँ डाल सकते हैं? देखिए शेर शायरी अगर ऐसे से रिलेट कर रहा हो तो हर 2 पैरा पे 1 लिख सकते हैं, यानी आप 4-5 तो डाल सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ओके है ना? सर। 4-5 बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, उससे भी सर नहीं लगना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है। नेक्स्ट है नेहा, वो पूछिए आप। और जो जिनका पूछा हुआ हो गया वो हैंड को डाउन कर दीजिए प्लीज़। हाँ, पूछिए नेहा। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल गया कि इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे कोर्स रन करते रहते हैं, तो क्या उस टाइप के हम कोर्स रिलेट कर सकते हैं इसी के साथ? अगर वो रिलेट हो रहा है तभी हम आगे बताएँगे भी कि कैसे कोट ये करना चाहिए। 4-5 कुछ कोट हम लिख के लाए हैं, है ना? वो बता देंगे आपको। ओके सर। कुछ ऐसा ना लगे कि भाई ये मतलब ऐसे ही चिपकाया गया है, ज़बरदस्ती नहीं। अगर रिलेट कर रहा है तो बिल्कुल कीजिए। इंस्टा पे भी तो सर अच्छे कोट ही आते हैं। जैसे अभी आपने ये स्टोरी बताई ना कि जहाँ पे महिला अपने घर बनाने के लिए, जैसे इंस्टा पे इससे रिलेटेड एक कोड बहुत चलता है हाँ। कि महिला के बिना कोई घर नहीं होता, तो इस हाँ, तरह हाँ, से बिल्कुल। पूछे। हाँ, अगर इस तरह चीज़ें जुड़ रही है ना और वो डिमांड कर रहा है उस चीज़ को, तो निश्चित तौर पे लिखिए। ठीक है? ओके सर सर। ग्रुप पे डाल दीजिएगा ये सब। तो क्या ग्रुप पे डाल देंगे? कुछ तो है भी नहीं मेरे पास। सर अच्छा कोर्स ठीक जो है। ओके, ओके। ठीक है, अज़ीम है वो, आप बताइए। एक्सक्यूज मी सर। अज़ीम? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हाँ। मुझसे अलग अलग डायमेंस आयाम नहीं बनते, और मेरे पास जब मैं ऐसे लिखती हूँ तो उसका कंटेंट भी कम होता है, तो मैं हाँ, तो कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे ऐसे लिखूँ? देखिए ये सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आयाम को ढूँढना। आयाम ढूँढिए कि कितने आयाम हैं। अब उस हर आयाम में जो आप जीएस का पढ़े हैं ना, उन जीएस के नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए। उसको लिखिए। आप जो जीएस में अगर मान के चलिए कि आर्थिक आयाम ढूँढा गया, तो अब जो जीएस इकोनॉमी में पढ़ चुका है, वो 1966 का खाद्यान्न संकट, इंडिया में ही हम बता रहे हैं, बाहर की नहीं। 1966 में खाद्यान्न संकट हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, उस समय सरकार क्या निर्णय ली? उसको लिखिए। इकोनॉमी में 1991 का आर्थिक संकट आया, तो उस समय क्या प्रॉब्लम आया और उस समय सरकार क्या डिसीजन ली? तो उसको लिखिए आप, है ना? मतलब आपका इस्तेमाल जीएस के नॉलेज से ही करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है? और इसके अलावा कौन से हैं? पारुल, हाँ बताइए। क्वेश्चन मेरा ही था। हाँ, कोई भी बोलिए ना। मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन शॉर्ट करते हैं, क्योंकि फिर वो चीज़ें छूट जाएगा, वो होगा नहीं। तो मुझे लग रहा है एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर सबके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। तो एक बार ये कंप्लीट करने दीजिए मुझे, और इस बीच अगर किसी को लगे कि हाँ ये बहुत ज़रूरी है, कुछ चीज़ें जो मुझे बताना है, कुछ ऐड करना है, तो आप निश्चित तौर पे आप बीच में बोलिएगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, वो लास्ट में लेते हैं, वरना ऐसे सब ओके चीज़ें सर। ज़्यादा लंबा चला जाएगा, है ना? तो जैसे भूमिका के बारे में बता दिया गया कि कुछ घटना है, कहानी है या कल्पना, जैसे अभी कि उन्होंने बताया कि सर कल्पना के बाद चीज़ें कल्पना करके हम लिख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे लिखिए, बस रोचकता पैदा होना चाहिए। मुख्य विषय के बारे में है कि हर पक्ष और विपक्ष, जैसे भी आपको बताया गया कि पक्ष में कितने लिखने हैं भाई, तो पक्ष में आप जो लिखिएगा लगभग 40 से 50% आप लिखिएगा, इसके बीच रहना चाहिए परसेंटेज, है ना? विपक्ष में है वो 20 टू 25 या 30, ऐसे 30 से नीचे ही रहना चाहिए, 25 मान के चलिए, इसके बीच ही आपको लिखना है। तो अब ये है कि इसमें आप 7 पैराग्राफ चेंज करेंगे। तो अब अभी लिख रहे हैं कि मान के चलिए राजनीति के बारे में लिख रहे हैं कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब आपको आर्थिक के बारे में लिखना है, तो आप कैसे शुरू कीजिएगा? पैरा कैसे चेंज कीजिएगा? तो पैरा जो चेंज करेंगे ना, तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि जो पिछला वाक्य है, जो पिछला पैरा हो, है ना, वो ऐसा अगले पैरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस हो। जब आप अगला पैरा लिखिए तो ऐसा लगे एग्जामिनर को कि जो पीछे बात कह रहा था उसका ही अगला विस्तार है, सिर्फ आयाम चेंज हुआ है। उसमें भाषाई प्रवाह टूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या शब्द, किन्हीं को कुछ पता है तो बताइए, वरना फिर हम बताते हैं। चलिए ठीक है, तो उसके लिए जो चीज है, अच्छा तरीका लिखने का कि जब पैरा आप चेंज करेंगे तो उसमें कुछ शब्द होते हैं, उस पर शब्दों को का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप अगला जब पैरा एक राजनीतिक लिख लिया और दूसरा जब आर्थिक लिखना हो, तो आप यहाँ जब शब्द लिखे, जब चेंज करें पैरा, तो यहाँ लिखिए, यहाँ इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि, और उसके बाद फिर अपना डायमेंशन आप लिखिए, है ना? अगला ये भी लिखते हैं, लिखिए। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि विचार का अगला मुद्दा यह है कि उसके बाद जो आप कहना चाह रहे हैं आर्थिक मामले में, वो लिखिए। उससे ये पता चलेगा कि आप जो पिछला राजनीतिक कह रहे हैं उसका विचार का अगला मुद्दा यह है कि, उससे एक और भी लिख सकते हैं। मतलब इसको 5-6 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप 6
पैरा लिख रहे हैं तो उसमें सब एक ही जैसा नहीं लिखिए कि विचार का अगला मुद्दा यह है कि फिर आर्थिक लिखें, फिर लिखिए विचार का अगला मुद्दा यह है कि फिर राजनीतिक लिखे, फिर लिखिए विचार का अगला मुद्दा यह है कि फिर सामाजिक लिखे। नहीं, 6 है तो उसमें 6 का जो वर्ड होना चाहिए ना, कनेक्टिंग वर्ड जिसको कहते हैं हम लोग, वो अलग अलग होना चाहिए। अगला लिखिए, उसके बाद लिखिए इससे जुड़ा हुआ एक पक्ष यह भी है कि, तो ये 3-4 हो गया ना कि यहाँ इस बात पर भी विचार करना जरूरी है कि, उसके बाद लिखिए जो भी आप आयाम बना रहे हैं। दूसरा है इससे जुड़ा हुआ एक पक्ष यह भी है कि, फिर विचार का अगला मुद्दा यह भी है कि, तो ये कनेक्टिंग वर्ड होता है जो आपको ऐसा लगेगा एग्जामिनर पढ़ेगा तो कि हाँ भाई जो पैरा लिख रहा है वो पिछले पैरा के साथ जुड़ा हुआ है। अब जैसे अब पक्ष में लिख लिया आप कनेक्टिंग वर्ड, ऐसा उसके बाद सॉरी हाँ सर, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया बीच में सर। आप बताइए ऐसे बताइए। चार या 4-5-6 ऐसे कुछ लाइन बता दीजिए, क्योंकि हमको लिंक करने में भी प्रॉब्लम आती है। हमें सबसे हाँ ज्यादा ये सोचना यहीं पे पड़ता है कि लिंक कैसे, हाँ तो ऐसे कुछ बिल्कुल लाइन बिल्कुल। बता दें आप। हाँ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना बच्चे शुरू कर देते हैं आर्थिक पहलू यह है कि, तो उससे दिक्कत हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं जैसे भी बता दिया गया, लेकिन अगर होगा तो हम ग्रुप में भेज देंगे, है ना, सर से भिजवा देंगे। ओके सर, ओके ठीक है। और उसके बाद अब पक्ष में लिख लिया आप, अब आपको विपक्ष में लिखना है। तो विपक्ष का जो कनेक्टिंग वर्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाषा में, मतलब निबंध के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो भाषा का प्रभाव टूटना नहीं चाहिए। वहां अब आप लिखिएगा कि जो पक्ष वाले जब कंप्लीट हो जाए, जब आपको विपक्ष में लिखना हो, तब आप लिखिएगा कि उपरोक्त मतों को स्वीकार करते हुए भी इसके दूसरे पक्ष में भी विचार करना जरूरी है। उसके बाद फिर आप उसके दूसरे पक्ष को लिखिएगा, यानी जो हम ऊपर वाले पक्ष कह रहे हैं उसके, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि इस जो विषय है उसके दूसरे पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, यानी उस दूसरे जो उसके दूसरे पक्ष है उस पर भी हमें विचार करना जरूरी है। तो इन चीजों कनेक्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करना है आपको, है ना। तो ये होना चाहिए कि हर वाक्य है या हर पैरा है वो पिछला पैरा का तार्किक प्रवाह होना चाहिए, वो जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए। एक बार और आगे है, वापस से बोल दीजिए ये वाला, उपरोक्त मतों को स्वीकार ये करते भेज देते हुए। हैं पैराग्राफ। उपरोक्त मतों को स्वीकार करते हुए भी इसके दूसरे उपरोक्त मतों को स्वीकार करते हुए भी इसके दूसरे पक्ष पर भी विचार करना जरूरी है। इसके दूसरे पक्ष पर विचार करना जरूरी है। इन चीजों को आप कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे लिखिए, है ना। फिर जब देखिए ये सारा कंप्लीट हुआ, मतलब 4-5 हुआ, अब निष्कर्ष लिखिएगा, है ना। मुख्य विषय के बाद निष्कर्ष, तो निष्कर्ष कई तरह से हो सकते हैं। अब जैसे निष्कर्ष में संपूर्णता का एहसास हो, लगे कि जब एग्जामिनर पढ़े कि हाँ भाई ये पूरा कंप्लीट कर चुका है, तो अब संपूर्णता का एहसास कैसे होगा उसे, तो उसके लिए 2-3 तरीके अपना सकते हैं। या तो समाधान या संभावना पे आधारित निष्कर्ष हो, जैसे अगर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ चीजें पूछ लिया तो आप उसका समाधान है उस पर बता रहे हैं कि हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें करनी चाहिए हमें, तो वो चीजें सॉल्व हो जाएगी, ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि कुछ चेतावनी के खतरों पे, कि अगर हम ऐसा नहीं किए तो, जैसे एक पर्यावरण से रिलेटेड है, एक वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, हमें वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। आप इसका अंत यहाँ से कर सकते हैं कि आप शेर कह के चेतावनी भी दे गए कि अगर आप नहीं सुधरे तो वो देखना पड़ेगा जो हमें अभी तक देखा नहीं गया। तो आप अंत ऐसे कर सकते हैं। फिर कविता सर या ये प्रसिद्ध रिपीट कथन, कर दीजिए, अभी जो लाइन आपने बोली से रिपीट कर दें। आंखों को बंद कर लेने से खतरा नहीं जाएगा, इन हाँ हाँ ठीक है, अच्छा कह रही हैं आप। इन आंखों को वो भी आंखों देखना को मूंद पड़ेगा लेने जो से, देखा ना जाएगा। आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। ये अगर पर्यावरण से रिलेटेड हो, है ना, उससे हो। फिर अगर आपको लग रहा है कि कुछ कविता आ रही है आपको अच्छी सी, जैसे बहुत सारी कविताएं महिलाओं पे जुड़ा हुआ है या सामाजिक कुरीतियों से जुड़ा हुआ, कुछ भी आपको याद हो, मतलब कुछ भी याद ना हो, कहने का मतलब है वो निबंध से जुड़ा हो, ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कविता आ रहा हो तो लास्ट में लिख दे, मन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जैसे जो एग्जामिनर होते हैं उनको हम प्रसिद्ध कथन इमोशनली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं तौर कविता को, पे ले सर सकते हैं कुछ उर्दू भी। के शेर से या फिर हिंदी की कविता से या फिर सर संस्कृत से? तो भाई एग्जामिनर को मुझे नहीं लगता है कि वो मतलब संस्कृत या उर्दू से उनको फर्क पड़ता है। उनको फर्क पड़ता है जो आप कह रहे हैं वो कितना मार्मिक है। ओके सर।
बस ये तो इम्पोर्टेंट है सर हम ऐसा लिख सकते हैं कि कि जैसे अगर लैंग्वेज आप को ना यूज करके हम जैसे संस्कृत वगैरह को ना लिखकर हम सिर्फ अपनी बात ही कह दें उसी को अपनी लफ्जों में। हाँ, देखिए उसमें भी बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये होता है ना कई बार जब आप प्रसिद्ध कथन किसी का कहते हैं, तो उसका थोड़ा डबल इम्पैक्ट होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर जो अभी ये कथन अब हम पढ़े थे पीछे कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते थे, शायद ऐसा ही कुछ था ना अभी? वो आप या कोई जो शुरुआत करना हो, सबसे पहले हमें अपनी कुछ अभी ऐसा कुछ पढ़े थे ना हाँ सर, सेल्फ निबंध अवेयरनेस। वाला? हाँ, अपने जो जीवन में बदलाव आप बदलाव शुरू दूसरों करें। में देखना चाहते हैं पहले हाँ, जो आप चाहते हो। अब अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये महात्मा गांधी नहीं कहते, हम खुद कह रहे हैं, तो ये कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का ये कथन है कि, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता है, ठीक है? ये चीज़ें मान के चलिए आप। तो अगर आपको लग रहा है कि सर जिस हुँ, जी बताइए, हेलो बताइए। सर, जिस तरह से आपने पक्ष और विपक्ष को जोड़ने के लिए जो सर ऐसे जो कनेक्टिंग वर्ड बताए हैं, इसी हुँ, तरह से एग्जामिनर को सर निष्कर्ष शुरू हो गया है, उसके लिए कनेक्टिंग वर्ड क्या होंगे? किसके लिए? एग्जामिनर को लगे कि हमारा निष्कर्ष शुरू हो गया है, तो उसके लिए कनेक्टिंग वर्ड शुरुआत में क्या लिख सकते हैं? अच्छा, निष्कर्ष शुरू हो गया, उसके लिए आपको कनेक्टिंग वर्ड ये चाहिए, राइट? तो हाँ, देखिए तो जैसे कि मतलब हम लिंकर को ब्रेक कहाँ पर करें, तोड़े कहाँ पर कि अब यहाँ से हमारा निष्कर्ष स्टार्ट होने वाला है, ऐसा क्या मतलब वहाँ पे सर हम लोग प्रोवाइड कराएं? देखिए निष्कर्ष जब आपको लगे कि हाँ भाई हमको निष्कर्ष ये होने वाला है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे कि आपको ये बताएँ कि आप ऐसा लिखना शुरू कीजिए कि उपरोक्त सभी पक्षों का समग्र विश्लेषण करने के पश्चात, उसके बाद ये प्रतीत होता है कि, फिर आप वहाँ से शुरू कीजिए। तो कुछ ऐसा कनेक्ट या जब आप ये कह दे रहे हैं कि उपरोक्त सभी पक्षों का, तो इसमें ये भी आ रहा है कि आप जो पक्ष में बात कहे हैं और जो ऊपर विपक्ष में बात कहे हैं, उनके दोनों का विश्लेषण करके हम ये कर रहे हैं। तो इसी तरह 3-4 कनेक्टिंग वर्ड हो गए कुछ भी, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि उपरोक्त सारी समस्याओं या सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हम आगे भविष्य में ये चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये आपको जब आप निष्कर्ष लिखें तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें हों जो ऊपर, या फिर आप लास्ट में ऐसा जैसे आपको बताया कि कुछ कनेक्टिंग वर्ड के तो या अंत, जैसे जीएस में हम लोग लिखते हैं कि अंततः जब हम चीज़ों को मतलब अंततः जैसे शब्द कनेक्टिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब ये जीएस का लैंग्वेज हो जाएगा। लेकिन जब आपको एस्से का लिखना हो तो थोड़ा समग्र लिखिए कि उपरोक्त सभी पक्षों के विश्लेषण करने के पश्चात इसकी तार्किक परिणति के रूप में ये चीज़ें होंगी। मतलब उसके बाद जो भी आपको कहना है निष्कर्ष के तौर पे वो कहिए। ओके सर, थैंक यू। सर लेकिन हिंदी में हुँ। सर सेंटेंस काफी लंबे हो जाते हैं तो फिर वर्ड लिमिट की प्रॉब्लम हो जाती है तो कैसे मैनेज हाँ, तो करेंगे देखिए उसको? वो चीज़ें दोनों में करना है। जैसे आपको बताया कि अगर आपको 1200 वर्ड का लिखना हो, है ना? तो जी सर। वहाँ बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं करेगा। और लेकिन अगर आपको 600 वर्ड में ही लिखना हो, तो वहाँ तो जी आपको ढूँढना पड़ेगा। तो उस जगह पे क्या होगा कि आपको थोड़ा स्मार्ट मतलब मूव करना होगा, चलना होगा, कट कट करना होगा शब्दों को। सर शब्दों के जामिया में बहुत तो 700 800 का ही रहता है ना तो फिर हाँ, दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्या है कि अब जैसे जामिया में अगर 700 या 800 का ही रह रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? पहली बात है कि जब हम क्या कह रहे हैं कि जब आयाम आप लिख रहे हैं, तो आयाम में कई बार होता है 1-2 एग्ज़ाम्पल या 3 एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं, एक आयाम में। तो जी उसमें क्या कीजिए उसको थोड़ा कट कीजिए, एक-एक को। अगर एक आयाम में, है ना, 3 एग्ज़ाम्पल लिख रहे हैं तो उसको 2 कीजिए। जी सर। पैराग्राफ थोड़ा छोटा कीजिए। जी सर। सर जैसे भूमिका कोई को भी जैसे कोट है हुँ, सर जैसे कोई कोट है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं जैसे कोई अगर किसी आदमी ने कहा हो जो प्रसिद्ध हो लेकिन अगर हम हुँ। अपने से बनाकर लिखते हैं कोई अच्छा हो लेकिन उसको भी इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं? देखिए, इस बारे में तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ही ये होता है कि जो कथन लिखा गया है, वो जी किसी के द्वारा कहा गया है, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जी जो सर। मुझे अभी तक पता है कि उनके द्वारा। तो आप लिख सकते हैं बिना हाँ, ये है कि सिंगल ये में डाल सकते हैं आप। एक डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना, तो आप सिंगल में सर डाल दीजिए अंडरलाइन कर उसको। सकते हैं उससे भी चल जाएगा ना? हाँ, हाँ, अंडरलाइन भी कर दीजिए। जी सर। सर हिंदी वालों के साथ जो हिंदी वाले स्टूडेंट होते हैं उन्हें समस्या ये होती है कि इंग्लिश वालों की तुलना में सर हम लोग हिंदी स्लो लिख पाते हैं और समय उतना ही होता है, तो सर किस तरह से वो हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ाएं या शिरोरेखा वगैरह हटा दें, कुछ ऐसे हैक्स वगैरह सर कुछ नहीं, बता नहीं। सकते हैं?
देखो भाई, ये जो ऊपर वाली रेखा हटाना है वो बहुत चैलेंजिंग काम है अपने आप में, वो बहुत प्रैक्टिस चाहिए और वो देखने पे भी अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि उसके साथ ही लिखने की आदत डालिए, अपनी स्पीड बढ़ाइए। और बाकी स्पीड का मसला रहा तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वो इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों का भी पेपर छूटता है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले बच्चे सब लिख ही लेते हैं। हाँ, मानते हैं कि उनको एडवांटेज है इस चीज़ को लेकर के, निश्चित तौर पे एडवांटेज है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मतलब कि आप पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते। यूपीएससी हो या पीसीएस वाले हो, उस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कितने शब्द लिखे जा सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और है बस। बताइए। जैसे कि कोई हम कोट लिख रहे हैं या फिर किसी भी राइटर का कोई कथन लिख रहे हैं, तो अगर हमने उनका पर्टिकुलर नाम मेंशन किया है वहां पर, तो क्या हमें वहां पे वो चीज उनकी कोट्स को वर्ड बाय वर्ड लिखना होगा, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलता है इतना? मतलब देखिए, ध्यान रखनी चाहिए जो उसमें मूल शब्द है उसका कहने का, ना जी। उसका ना तो शेंस बदलना चाहिए, ना उसके मूल जो वर्ड होते हैं ना, कई बार जैसे कुछ चीजें मतलब जाता सब है बात मीनिंग ना बदले। हाँ, ना उसका उसका सेंस भी नहीं बदलना चाहिए। और उसके कई बार ऐसा होता है कुछ शेर में जैसे शब्द होते हैं कुछ खास है ना, तो वो जी। चीजें नहीं बदलनी चाहिए। तो सर मतलब बीच सर में से कब क्या कैसे अधिक कैसे लिखें सर? क्या? सर कम शब्दों में अधिक कैसे लिखें सर? कभी कभी एक ही विषय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन अधिक डायमेंशनल नहीं लिख पाते हैं क्योंकि हम कम शब्दों में नहीं लिख पाते हैं, वाक्य बड़े बड़े हो जाते हैं। नहीं, तो उसके लिए देखिए ये चीजें ऐसी हो गई, या तो आपको पढ़ना होगा अच्छे से और उसको फिर प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए भी क्या, ये कम शब्दों का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कुछ किसी का कथन कह के ये लीजिए। जैसे अभी आपको एक कथन कहा गया था पर्यावरण से रिलेटेड, आप ये चीजें लिख दे रहे हैं तो वो समझ जा रहा है कि भाई आप चेतावनी दे रहे हैं, कहना यही चाह रहे हैं ना आप। मुहावरे तो सर, मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बस वही कह रहे हैं कि उसका निबंध से जुड़ाव होना चाहिए निश्चित तौर पे। और सर सर हम भी लाइन में लगे हुए क्या? जो निष्कर्ष होता है उसे सर हम भारत की जो मिशन है विकसित भारत और मिशन पंचामृत, मिशन लाइफ, इससे जोड़ के लिख सकते हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर वैसा जीएस अगर ऐसे का डिमांड वो है तो निश्चित तौर पे उसको लिखिए, वो इम्पैक्टफुल ही रहेगा आपके लिए, बशर्ते ऐसे का डिमांड वो होना चाहिए। सर जो कुछ भी आप फिलोसफिकल लिखिए। सर थोड़ा हिंदी ऐसे में सर फुल स्टॉप और कॉमा वगैरह भी इस चीज का मायने रखता है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। किसके बारे में? फुल स्टॉप और कॉमा क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं या फिर आप जो लिखेंगे उसमें? यस सर, जो आंसर हम लोग ऐसे राइटिंग करेंगे तो उसमें फुल स्टॉप कॉमा लगाया जाता है, तो सर उसकी भी एहतियात करनी चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल एहतियात रखनी चाहिए। वो एक ऐसा कुछ आया था पिछले दिनों, अगर वो मिलेगा तो हम भेज देंगे ग्रुप में, जिसमें सिर्फ कॉमा ना लगाने की वजह से वो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो चीजें हैं, जैसे एक अभी हम लोग ये सुनते हैं, लिख के बताते हैं आपको यहीं पे। देखिए दो कथन है ना, तो एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए कॉमा लगाने का कितना फर्क है। क्या है? रुक मत जा और रुक मत जा, इसका क्या अर्थ है? यहाँ कह रहे हैं कि मत जाओ, यहाँ रुकने के बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ जाने के बारे में कहा जा रहा है। अगर दोनों में कॉमा नहीं रहे, है ना, सिर्फ कॉमा की वजह से ये चीजें हो रही है। ये फर्क समझ में आ रहा है आपको? यस सर। है ना, ये अगर नहीं रहता कॉमा, कॉमा यहाँ का रहता तो उसका अर्थ अलग था कि रुक मत, मतलब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें चले जाना है। लेकिन कॉमा यहाँ आ गया तो वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हें रुकना है, तुम्हें जाना नहीं है। तो ये फर्क हो जाता है, बिक्री का बकरी बन जाता है। तो ध्यान रखना इन चीजों का। आगे बताइए किनको क्या। हाँ, ओके सर सर मैम फिर कोई सर कुछ जैसे कह कि रहे कोई थे। भी रिपोर्ट होती है। हेलो हाँ कोई। ओके हाँ सर मैं अभी हूँ फ्लो में। सर जैसे मेरा क्वेश्चन था कि अगर सर बस लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज लास्ट माइन। सर जैसे कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे सर आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई या फिर यूएन, सर यूएन की रिपोर्ट हो गई, तो सर इसमें जो मेन वर्ड है जैसे यूएन, तो सर क्या हम उसको इंग्लिश में कोट करेंगे या फिर हिंदी में करेंगे? क्योंकि सर हिंदी, सर ये बस मुझे जानना है कि अगर जो मेन वैल्यू है। क्या यूएन लिखना है वो
आप बताएं, फिर से रिपीट करें, चीजें नहीं आपकी क्लियर आ पाई मेरे तक। ओके सर। अच्छा ठीक है सर, मैं करती हूँ। सर जैसे जो इंग्लिश के कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे सर इन्वायरमेंट में आईपीसीसी हो गए और सर यूनाइटेड नेशन हो गए, तो सर जो ये एक वर्ड है, तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे या फिर हिंदी में इसको करेंगे? यूएन हिंदी में देखिए, लिखेंगे या हाँ, इंग्लिश में? अगर आपको बेसिक है, कुछ 2-4 वर्ड लिखने हो पूरे ऐसे में या 5-6 ऐसा हो, तो आप निश्चित तौर पे इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे आपको आईपीसीसी लिखना हो, है ना, यूएनसीसीसी लिखना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। यूएनसीबीडी लिखना हो, तो ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर तो आपको इनको लिखने के बाद इनको हिंदी में ट्रांसलेट तो नहीं करना पड़ेगा ना, कि हिंदी में नहीं, नहीं, पूरा आप बिल्कुल बताएं नहीं, वहाँ नहीं, पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको नहीं करना है। अब जैसे WHO लिखना हो, तो अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास ऐसा लगे कि मेरे पास थोड़े शब्द हैं और टाइम भी है, तो आप वहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन लिख सकते हैं, ठीक है? और अगर टाइम नहीं है, तो WHO भी लिख के चले आइए। बशर्ते ध्यान रखिए कि अब एक पेज अगर कोई पढ़े, तो उसमें ऐसा ना लगे कि भाई एक पेज में 8, 10 या 15 इंग्लिश के ही वर्ड आए हुए हैं। बस वो नो वर्ड सर, ओनली आप लिखिए, हाँ, वो वर्ड लिखिए जो जिसका विकल्प है वो बहुत मुश्किल है, ताकि एग्जामिनर को भी लगेगा भाई कि हाँ WHO है, तो W कैसे लिखा जाएगा, उसको खुद समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट 30 सेकंड तो सोचने में लग जाएगा कि W का हिंदी कैसे लिखें, तो यस सर। इससे अच्छा जैसे है कि सर वहाँ ये WHO लिख दें। UN हाँ, ये काफी टफ है, इसको मुझे भी लिखने में सर कम से कम तो 10 हाँ, से हाँ, 12 ठीक है, वर्ड इसमें चले ठीक है, जाएंगे। सर ठीक है, मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। सर जो सर इंट्रोडक्शन सर 1 मिनट, सर जो बताएंगे जिनको पूछने के लिए, जिनका नाम लेंगे वो आप पूछ लीजिएगा एक-एक करके। सर जैसे हमने ना इंट्रोडक्शन में हमने एक कोट लिख दिया और कंक्लूजन में फिर हमने एक एनेक्डोट लिख दिया, तो ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है, सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मतलब इनको लिंक करना जरूरी है कि नहीं? सर जो इंट्रोडक्शन है उसमें जैसे हाँ, हमने किया कोट से स्टार्ट, और जो कंक्लूजन है ठीक है। उसमें हमने एंड किया उसको एनेक्डोट से। तो ये इंट्रोडक्शन और जो कंक्लूजन है वो दोनों लिंक होने चाहिए, मतलब कनेक्ट करने चाहिए, या बॉडी और कंक्लूजन लिंक करने चाहिए? मतलब जैसे हमने बॉडी में सर जैसे देखिए, हमने जी हाँ, ठीक है, आपका ये कहना था कि तो आप अगर बॉडी है, वो उससे कंक्लूजन रिलेट करना चाहिए या इंट्रो के साथ होना चाहिए, है ना? जी यही पूछ रहे हैं ना? तो देखिए, कंक्लूजन में दोनों चीज़ें, जैसे आप लिखने का अलग-अलग तरीका है, जैसे आपको ये बताया गया, जब आप ये समाधान पे आधारित लिखेंगे, तो ये समाधान किस पे है? जो समाधान किस पे बेस्ड होगा? जो आप प्रॉब्लम बॉडी में बता चुके होंगे, है ना? तो वो उस पे बेस्ड होगा। लेकिन कई बार जैसे इंट्रो से रिलेटेड होता है, जैसे कि अभी आपको एक बताया गया था महिला सशक्तिकरण के बारे में, ठीक है? जिसमें ये आपको अभी एक कल्पना करके बताया गया था कि मिनी एक छोटे से गाँव में रहती है, ये चीज़ बताए थे ना अभी, याद है आपको? जी सर। हाँ, तो आप कंक्लूजन में क्या क्या लिखिएगा, जब सारी चीज़ें लिखें, लिखने के बाद लास्ट में ये लिखिएगा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएँ, जहाँ मिनी जैसी बच्ची को फिर ये ऐसे दिन देखना ना पड़े। अब यहाँ देखिए, मिनी कहाँ शुरू किए? यहाँ भी मिनी शुरू किए थे इंट्रो में, और अंत में भी मिनी को लाए आप। अब एग्जामिनर पढ़ेगा कि हाँ भाई, जो इंट्रो में आप मिनी कह रहे हो, आप उसी मिनी की यहाँ बात कर रहे हो। तो ये किससे जुड़ गया? इंट्रो के साथ जुड़ गया। तो वो आप कैसे कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना? और कोशिश कीजिए कि इंट्रोस के साथ जुड़ जाए चीज़ें, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। जब आप मिनी को दोबारा यहाँ पे लाएँगे ना, तो एग्जामिनर को वो फिर सारी चीज़ें याद आ जाएगी, जो मिनी के साथ गुजरी थी और उससे रिलेटेड जो चीज़ें आप बताए थे उसको। ठीक है? सर ऐसा कोर्स संपूर्णता में का भी कर एहसास होना सकते हैं चाहिए। कि जिस कोर्स के साथ और सर मेरा नंबर नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन इल्मा अलीजा ने पूछा उसी से रिलेटेड था। मैं बस ये पूछ रही थी, जैसे अभी मिनी की कहानी सर वो शुरू में बताई, उसी पे एंड किया, तो ऐसा हम कोर्स के साथ भी कर सकते हैं कि जिस कोर्स से स्टार्ट किया लास्ट में आके उसी कोर्स पर खत्म किया। नहीं, वो आपको नहीं लग रहा कि वो अगर पढ़ेगा भी वही चीज़ें जो पढ़ चुका है, उसको फिर दोबारा पढ़ेगा तो उसको इम्पैक्टफुल लगेगा? इसका मतलब है कि या तो आप कोड का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाए। अगर एक ही चीज़ को 2 जगह इस्तेमाल करना पड़े हमें, तो या तो हम में नॉलेज की कमी है, या फिर उसका हमें इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता है।
तो बेहतर हो कि वो सेम मत कीजिए। सर लेकिन रिलेटेड कोड तो लिख सकते हैं, हाँ, बस रिलेटेड उससे कोड हमने उससे जैसा रिलेटेड हो, उससे रिलेट करता हो, लेकिन कोड डिफरेंट होना चाहिए। सेंस वही आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, बस कोड अलग होना चाहिए। ओके सर। सर जैसे अभी हमने सर जैसे संस्कृत में हमने मतलब सब बोल रहे हैं ना कि जैसे संस्कृत का श्लोक हमने यूज कर लिया, उसके बाद भी हम उसको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है एग्जामिनर को हम संस्कृत आती हो। तो जब सर मतलब हम ऐसे अपना भी काम बढ़ा रहे हैं और एग्जामिनर का भी, तो हम सिर्फ मतलब उसको नॉर्मल लैंग्वेज में ना लिख दें जो हमारा मीडियम है। वो भी कर सकते हैं, हाँ, वो भी अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास शब्द ज्यादा और टाइम ज्यादा है, तो अगर संस्कृत अगर आपको लिखना आ रहा है अच्छे से, तो आप संस्कृत का कोड लिख दीजिए यहाँ पे, जो भी लिखना है, ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिख दीजिए, ठीक है? तो ओके एग्जाम सर। लगेगा। तो अगर आपके बस शर्त यही है चीजों को कि वो इससे से रिलेट करता हो, आपके पास टाइम पर्याप्त हो, आपके लिए आपके पास स्पेस पर्याप्त हो, सब आप कीजिए बस। सर सर निबंध लिखते समय यदि किसी सरकारी योजना, नीति या सरकारी कार्य की कुछ कमियां या चुनौतियां हो, तो क्या उन्हें भी लिखना चाहिए, या मतलब केवल पॉजिटिव पॉइंट को ही लिखना चाहिए, क्योंकि कल को हमें भी उस सिस्टम में काम करना है ना। हाँ, तो बिल्कुल अगर आपको उसमें काम करना है तो जाहिर सी बात है कि जैसे अभी ये बताया गया ना, अभी कोड था कि आंखों को मूंद लेने से खतरा ना जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। तो अगर हम उसकी क्रिटिसिज्म को ना देखें, उसकी कमियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक उसका हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे? तो अच्छा है कि उसके, हाँ, ये है कि आलोचना इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको आलोचना करनी है। आलोचना इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप उसका सॉल्यूशन ला रहे हैं उसके सामने। इसलिए कहा जाता है कि आलोचना भी रचनात्मक होनी चाहिए, है ना? ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फिलोसॉफिकल ऐसे है, इसके बॉडी पार्ट्स में फ्लो चार्ट बनाने चाहिए। बॉडी पार्ट में फ्लो चार्ट फिलोसफिकल ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि रिलेवेंट हो। आपको अगर ऐसा लगे कि आपको लगे ऐसा कि उसके बिना ये पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ना करें तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके सर। क्योंकि वो आप जीएस वाले पे कर सकते हैं, फिलोसफिकल वाले पे मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा, है ना? सर सर जो इंट्रोडक्शन है बॉडी पार्ट्स मेंशन करना कंपलसरी है, या इसको ऐसे को ऐसे? क्या कह रहे हैं आप? फिर से बताइए, फिर से। हाँ हेलो सर, मेरा क्वेश्चन सर पेन से रिलेटेड है सर। हमें ऐसे जो है पूरा वो ब्लू पेन से लिखना चाहिए, और जो शायरी वगैरह लिखे हैं वो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास हम चीज़ें कर पा रहे हैं, तो आप जो इम्पोर्टेंट कोट हो या शायरी हो, है ना? या कुछ प्रसिद्ध कथन हो, तो आप उसमें वहाँ पेन चेंज कर सकते हैं, ब्लैक पेन कर लिख सकते हैं। और सर डॉट पेन और जेल पेन में ही बता दें कि जेल पेन से सर राइटिंग बिल्कुल अच्छी आती है। जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। जेल अच्छा, पेन तो के सर साथ बॉल देखिए पेन। दिक्कत, जेल पेन के साथ ये है कि एक दिक्कत ये है कि दुर्भाग्य कुछ ऐसा हुआ और अगर किसी वजह से मॉइस्चर आ गया आपके कॉपी में, तो फिर सारा इससे वही मिल जाएगा आपस में, वो लोग सारे वर्ड एक दूसरे से गले मिल लेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। आगे बताइए। ओके सर। अच्छा, डॉट पेन से डॉट डॉट आंसर राइटिंग के लिए कोई स्पेशल अच्छा डॉट पेन हो सकता है सर, जिसका कोई अच्छा आता हो, जिसका नंबर मालूम आपको? आंसर राइटिंग के लिए, ऐसे लिखने के लिए, देखो जी यूपीएससी सर। वाले जो कुछ बच्चे हैं, मतलब थोड़ा कॉस्टली है, पता नहीं 10 वाले भी लिखते हैं, बहुत सारे पेन है। V7 है वो लिखते हैं, वो लगभग 70 रुपये 70 रुपये में एक आता है। बहुत सारे टॉपर उसको ये करते हैं, रिकमेंड करते हैं, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने में कंफर्टेबल है, वो जेल पेन की तरह ही है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। उसमें एक बार लिखने के बाद, लेकिन उसमें ध्यान रखना एक चीज़ का ये है कि उसमें आपकी हैंडराइटिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आप रुक के लिखते हैं तो फिर पेज में पूरा ये हो जाएगा, उसका इंक बहुत अच्छा तेजी से निकलता है। अच्छा सर। अच्छा सर, एग्जाम सेंटर में घड़ी पहन के जा सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, अलाउ है वो। एनालॉग वॉच तो सबको अलाउ है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारा जो हेलो। हाँ, बताइए।
सर जैसे ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों लिखना इम्पोर्टेंट है ना? और मल्टी डायमेंशन में भी लिखना है। तो सर क्वेश्चन ये था, जैसे ऐसे लिख रही हूँ तो ऐसा हो सकता है कि पहले मैं जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसकी पॉजिटिव लिखते जाऊँ और फिर सेकंड पैराग्राफ में उन सबके नेगेटिव एक साथ लिख दूँ? हाँ हाँ, ऐसे ही तो बताया गया अभी आपको। नहीं सर, जैसे मैंने आइडिया जनरेट किया, फर्स्ट टॉपिक लिखा मैंने, ठीक है? थीसिस 1 लिखा, तो मैंने उसका पॉजिटिव लिखा, फिर उसको एग्जामिन किया, है ना? फिर नेगेटिव लिखा, फिर उसको एग्जामिन किया। एक ये था जो अभी तक मैं लिख रही थी, और सेकंड मैं यही पूछ रही थी, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल कि वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखने में कोई इश्यू नहीं है, बस ध्यान चीज़ें ये रखिए कि वैसे लिखते के समय ये होना चाहिए कि परवाह नहीं टूटना चाहिए। जनरली वैसे लिखते समय ये होता है कि आपको एक टॉपिक लिख रहे हैं, कोई भी एक टॉपिक है, इसके पॉजिटिव लिखे, इसके कुछ नेगेटिव लिखे, फिर इसको एग्जामिन किए, है ना? तो इसमें क्या होगा कि आपका एक डायमेंशन ही ना कई बार ऐसा होगा 2 पेज का हो जाएगा। तो यस सर, इसमें आप ये पूछना हाँ, तो था इस कि जैसे कई डायमेंशन से मैंने उसको रिलेट कर दिया, तो मैंने पहले उसकी पॉजिटिव बता दिया कि ये इस वे में भी हो सकता है, इस वे में भी हो सकता है, इस वे में भी। फिर उसी में से मैंने नेगेटिव लिख दिया हुँ। उसी के, तो ऐसे लिख सकते हैं सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और सर जैसे इंग्लिश के जो टर्म्स आते हैं, तो उसको तो देवनागरी लिपि में ही बोला जाता है लिखने के लिए, तो उसी में लिखना पड़ेगा? हाँ, जैसे अभी कुछ देर पहले ही बताया कि ऐसा वर्ड हो जिसमें लगे कि इंग्लिश में मतलब कुछ जैसे स्टैंडर्ड वर्ड होते हैं, मानक वर्ड है ना? जैसे कोई भी अगर आईपीसीसी है, तो जैसे अभी पीछे भी बता चुके थे या कुछ भी आप यूएन ट्रिपल एफसी है ये वाली, तो आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में, बशर्ते ध्यान रखें कि एक मतलब पूरे एसे में 4-5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अगर उसको लग रहा है कि उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तब फिर आपको निश्चित तौर पे देवनागरी में लिखना चाहिए। जी, जी सर। बस ये है कि लिखना हर चीज़ वाली बात नहीं है। देखिए, बात जो भी चीज़ है ना, कुछ भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई, हम इंग्लिश अगर कोई बोल दिया गया कि हाँ, आप लिख सकते हो तो पूरा पेज में वो भर दें। एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए। 2-4 वो एग्ज़ामिनर भी समझते हैं चीज़ों को लेकर के, है ना? अब यूएन ट्रिपल एफसी जब लिखेंगे हम, तो फिर एग्ज़ामिनर भी बोलेगा भाई वो अगर हिंदी में लिखेगा ना, तो कायदे से एक मतलब पूरा लाइन भर जाएगा, एक वर्ड वाली चीज़ों को। तो उसको जगह पे आप लिख सकते हैं उसको। जी, जी, थैंक यू सर। सर जैसे हमारा एक टॉपिक होता है हंगर इज अ थ्रेट टू एवरीवन। तो सर यहाँ पे जैसे जो हंगर है वो सबके लिए थ्रेट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के ऊपर ही मतलब सारी बात कह देते हैं, जबकि वो टॉपिक तो ब्रॉड है। तो सर हम वो चीज़ ना मतलब इंडिया का सिर्फ सोच के हम ऐसे ब्रॉड में सोचें, उसके बाद में हम ऐसे इंडिया के भी एग्जाम्पल्स दें, तो वो चीज़ कैसे करें? मतलब हम ब्रॉड सोचना चाह रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ जगह स्पेसिफिकली सोचना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक कैसे करें? आपको अभी ये चीज़ें बताया गया था ना कहीं पे? 1 मिनट। जैसे सोचने का तरीका हो सकता है ना? हंगर, ठीक है? अब ढूँढिए, अगर आपका डायमेंशन ही ढूँढना है, तो सबसे इंडिविजुअल लेवल पे शुरू कीजिएगा। किस तरह की हंगर? अब यहाँ पे फिर वही बात होगी कि हंगर यानी भूख, भूख की बात कर रहे हैं ना आप? हेलो? जी सर जी। अब आप भूख की बात करें तो किस तरह की भूख है? क्या खाना का अभाव? क्या सिर्फ़ वही भूख है? या भूख किस चीज़ की है? हंगर अगर कहीं पे किसी लोगों के ज्ञान की कमी है, वो भी तो एक तरह से भूख है, हंगर है। वो भी तो पॉवर्टी है, एजुकेशन भी एक तरह से पॉवर्टी है जिसके पास नहीं है वो। तो बस यही एक डायमेंशन का आयाम व्यापक होना चाहिए। केवल भूख है तो आप अगर परिवार में लिखिए या स्टेट में लिखिए या देश में लिखिए, दुनिया में लिखिए। अगर आप सिर्फ़ भूख तक सीमित रह गए, तो वो चीज़ें मतलब सिर्फ़ खाने की भूख तक सीमित रह गए, तो आपका ऐसे में मार्क्स मतलब नहीं अच्छा आएगा। अब इसे खाने की भूख से और आगे लेके जाइए कि नहीं, सिर्फ़ खाने की भूख नहीं है। शिक्षा ना होना भी, है ना? वो भी एक भूख है, एक तरह से हंगर है। उसके अलावा और भी डायमेंशन होंगे, वो ढूँढना है आपको। ठीक है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास अगर हमने कोई ऐसा टॉपिक चुन लिया जिस पे हमारे जो मतलब डायमेंशन है, हमारे जो आइडियाज हैं सामाजिक, आर्थिक और नैतिक, इस पर हमारे नहीं आए और हमें ऐसे आए कि हम मतलब फिलोसफर है उनके इतिहास में सुकरात, अरस्तु, बुद्ध, जैन, लूथर, गांधी, अगर ऐसे हिस्ट्री के क्रम में आए तो सर उनको बना के लिख सकते हैं हम, अगर ऐसे आइडियाज हमारे मतलब अधिक सही देखिए हो उस विषय में, उस देखिए टॉपिक में। डायमेंशन जो होता है ना, डायमेंशन क्यों आपका बताया जाता है कि डायमेंशन आप लिखिए? उसके पीछे ये है कि मान के चलिए कि ऐसा है कि ये दिया हुआ है आपको, है ना?
अगर ये एक स्केलेटन दे दिया गया, वैसे जो भी है ठीक है, इंसान का ही होगा मान के चलो, तो इसमें देखने में कैसा लगेगा भाई, इंसान का स्केलेटन होगा। तो डायमेंशन स्केलेटन है एक तरह से, वो खाका तैयार करता है। अब डायमेंशन में क्या करना होता है ना कि एक डायमेंशन बन जाने से, मान के चलिए ये मुंडी है या खोपड़ी है, जो भी कहते हैं, ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है, मजनू भाई की तरह पेंटिंग है, लेकिन ठीक है। तो इसमें डायमेंशन यही काम कर रहा है कि आप जब डायमेंशन जोड़ रहे हैं, तो एक डायमेंशन में आप एक पैर जोड़ रहे हैं, एक डायमेंशन में एक दूसरा पैर जोड़ रहे हैं, फिर एक डायमेंशन में आप हाथ जोड़ रहे हैं। अब क्या करते हैं, जब डायमेंशन आप निकाल लेते हैं, अब इसमें करते हैं गोश्त भरने का काम, है ना, मतलब मांस भरने का काम। तो ये इसमें दिखेगा, अगर जब स्केलेटन इंसान का बना है, तो जब आप उसमें मांस भरिएगा तो इंसान ही दिखेगा। तो आयाम का यही अर्थ होता है कि आयाम छोटी-छोटी चीज़ों को जोड़ो ताकि वो एस्से में पूर्णता आए। वरना अगर आप शुरू कर दीजिएगा कि अगर एक डायमेंशन कि हाँ, ये हाथ है, ये पैर है, तो भाई हाथ और पैर तो जानवरों के भी होते हैं। तो जब तक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाएगी, दिखेगी नहीं अच्छे। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा उसे आयाम बनाइए। बाकी अगर आप अभी एक बार सुकरात लिखना शुरू कर दें, फिर इधर का लिखना कहीं इंडियन फिलॉसफर का कोई लिख दें, तो बस उसमें पूर्णता आनी चाहिए, तभी वो लिख सकते हैं आप। अगर नहीं आ रहा तो फिर जहाँ-तहाँ लिखने से इससे आपका में बिखराव आ जाएगा। सिर्फ फिलोसफर होते हैं, मतलब उनके अलग-अलग जीवन के अलग-अलग डायमेंशन पे होते हैं। कोई सामाजिक पे बोलता है, कोई नैतिकता बोलता है। हाँ, तो सर हाँ। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो तो वही बात हुई ना कि आप मेन आयाम लिखे और उसमें वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। तो वो तो ठीक है ना, उसमें क्या इश्यू है? वो ठीक है। सर जैसे कि अभी आपने जो थोड़ा एग्जांपल दिया मुझे लग रहा है हेलो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी क्लियर। सर अभी आ रही है आवाज आपको? बताएँ। सर जो अभी आपने स्केलेटन का एग्जांपल दिया कि हाँ 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हाँ कोई अगर हमें टॉपिक मिला है, तो उस पर कुछ चीज़ें जो बेसिक होती है वो होनी ही चाहिए। जैसे कि कोई सोशल डायमेंशन हो गया, इकोनॉमिकल डायमेंशन हो गया, पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, उसके बाद हम अदर कुछ सोच सकते हैं। लेकिन ये कुछ बेसिक डायमेंशन जो होते हैं वो होने ही चाहिए। भले वो देखिए डायमेंशन हमारी हाँ, जी, बोलिए। नहीं, ये ज़रूरी भले नहीं है कि आप हर जो एसे आएगा उसमें पॉलिटिकल एग्ज़ाम्पल होना ही चाहिए। ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे अभी एक एग्ज़ाम्पल बताएँ कि जो अभी दे चुके हैं, चूँकि ये इसलिए बार-बार बता रहे हैं ताकि जो चीज़ें बता चुके हैं तो कनेक्ट करने में आसान होगा। जैसे बड़ी विपत्ति के बीच महान अवसर छिपे हैं। तो अगर आप इसमें पॉलिटिकल नहीं भी अगर देते हैं ना, तो इश्यू नहीं है। बस एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। पहले व्यक्ति, फिर परिवार, समाज, देश, इस तरह से। अब वो देश के स्तर पे है, तो हो सकता है आप पॉलिटिकल ना लिख के उसके सोशल इश्यू को लिख दीजिए, उसके इकोनॉमिकल इश्यू को लिख दीजिए। तो मतलब ये सर को ज़रूरी अगर टॉपिक की मतलब सर टॉपिक की अगर डिमांड है, तो हमें उसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे हाँ, ऐड नहीं करना निश्चित चाहिए। तौर पे भाई, अगर आप टॉपिक की डिमांड नेगलेक्ट कर रही है, फिर ऐसे में बचा क्या? आप इंसान का शरीर बना ओके दिए और सर। उसका सर नहीं ही मतलब निकाल दिए। जी सर, मतलब इंसानी फितरत होती है ना कि नहीं हमें दूसरों से अलग दिखाने के लिए चले हम नहीं, कुछ नहीं। और अलग कर देखिए, आपको जो चीज़ यहाँ बताया गया है, उसको ज़्यादा अच्छे से ये कीजिए कि असाधारण ऐसे लिख के ये या असाधारण निबंध लिख के औसत लिखने से अच्छा है कि साधारण चुनिए लेकिन असाधारण लिखिए। तो ये ओके चीज़ें सर, फ़ॉलो ठीक करना है। है आपको। और बताइए किन्हीं को? ठीक हाँ, हाँ, मुझे भी लग रहे हैं, तो अगर कुछ ज़रूरी ना हो तो फिर ठीक है। बाकी अगर कोई इश्यू हो तो हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ठीक है सर बस सर मुझे ये पूछना था सर, अगर टॉपिक ना समझ में आया तब उसको कैसे समझ इससे अगर टॉपिक ना समझ में आए जी सर। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वर्ड को तोड़िए, है ना? जी जैसे यहाँ भी शुरू में ही आपको बता दिया गया था, है ना? कहाँ पे लिखा हाँ, ये अच्छे बाढ़ अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। अब एक यहाँ 2-3 वर्ड इम्पोर्टेंट था, एक अच्छा है तो दोनों में अच्छा है, ठीक है? बाढ़ और पड़ोसी, तो आपको बाढ़ का अर्थ निकालना होगा कि भाई बाढ़ का क्या मतलब होता है? और दूसरा पड़ोसी, तो अभी जैसे इतना बताया ना कि पड़ोसी का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, आपको जैसे पहले ही बता दिया कि यूपीएससी अगर डॉट भी देती है ना, कॉमा भी देती है, तो बेवजह नहीं देती है वो। तो जी उसको अच्छे से पढ़ना है और उसका मीनिंग समझिए, वर्ड बाय वर्ड समझिए।
तो अगर आप 1-2 बार कोशिश करेंगे, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए चीज़ों को लेकर के, 2-3 ऐसे अभी मेरे ख़्याल से ये वाला 2025 का ऐसे है ये जामिया RCA का ही ऐसे है, ठीक है? आप सब कोई कम से कम इसमें से 2 खंड 1 में और खंड B से 2, 2-2 ऐसे लिखना नहीं, लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना भी करना है कीजिए और उसको एक पेज पे लिखिए डायमेंशन के वाइज़ कि हाँ, इसके भूमिका में इंट्रो में ये होगा, उसके मेन बॉडी में, उसके पक्ष में ये आयाम होंगे, उसके विपक्ष में होंगे और उसके जो संभावना है या उसका जो समाधान है ये होगा और उसका निष्कर्ष ये होगा। बस डायमेंशन बनाइए, 3-4 ऐसे का आप बना लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। अब चूँकि आप नहीं अगर किए तो दिक्कत है इसकी वजह से, ठीक है? और बाकी अगर कोई इश्यू होगा तो फिर सर से अगर बहुत ज़रूरी होगा तो फिर कभी ऐसा मिल लिया जाएगा या कुछ चीज़ें पे डिस्कस हो जाएगा, लेकिन एक बार जो बताया गया उस पे आप कोशिश कीजिए तो मेरे ख़्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं। हुँ। हाँ, हाँ, ठीक। ओके। कॉपी से थैंक यू सर अदनान। आप कनेक्टिंग लाइंस और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और कोट्स वगैरह जो है ना उसका थोड़ा कंटेंट भेज दीजिएगा। ओके सर। हुँ। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग बैठे बहुत पेशेंस के साथ, आप सुने। उम्मीद है आप बेहतर कीजिएगा। आप थोड़ी-थोड़ी मेहनत करें तो उम्मीद है आप बेहतर कर पाएँगे, है ना? तो ठीक है। हुँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अदनान सर, ये सारे बच्चे जो है ना बहुत ही मेहनती हैं और इंटरेस्ट बहुत लेते हैं पढ़ाई में और काफी मेहनत कर रहे हैं ये लोग। जी सर, बिल्कुल चूँकि हम इसलिए दो तरफ़ा क्लास रखे थे ताकि बच्चों को भी ये जान पाए अभी कि कितने अभी हम कर रहे टोटल हैं। जो हमारी RCA गाइडेंस प्रोग्राम है लगभग ऑलमोस्ट 400 बच्चे हैं। क्योंकि इनका पार्टिसिपेट काफ़ी अच्छे से वो लोग पार्टिसिपेट किए। और कुछ हिंदी बच्चे के तो साथ बहुत अच्छे हिंदी से आपको पता ही, हिंदी में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपने खुद झेला है जी, चीजों जी। को। तो ये बच्चे थोड़े हैं, दिक्कत है, बट जो हो सक रहा है हम लोग कर रहे हैं। और फिरोज सर ऐसे पढ़ाते हैं तो उसमें काफी चीजें उन लोगों को पता है, फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं, एक बार अदनान सर को भी, तो जो भी कमियां थी वो आपने पूरी कर दिया आज। नहीं, बेहतर करेंगे सर, बच्चे काफ़ी सिंसियर बच्चे लग रहे हैं। है ना? तो उम्मीद है बेहतर कर पाएँगे ये लोग। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर। और शोएब खुद थैंक यू सर। शोएब खुद हिंदी मीडियम से हैं तो अच्छा लगा ही होगा, नहीं शोएब? हाँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।